नाज़रीन किराम, ईद की ये रोशन और दिलकश सातें अपने साथ खुशियों की एक नई लहर लेकर आई हैं। फ़ज़ा में मीठी सी चहल पहल है, गलियों में कहकहों की बाज़गश्त है और घरों में मोहब्बत और अपनायत की वो खुशबू फैली हुई है जो सिर्फ ईद के दिनों में महसूस होती है। कहीं ईदी की उम्मीद में चमकती आंखें हैं, कहीं मिलने मिलाने की गर्मजोशी है और कहीं शीरीं बातों के साथ चाय और सवैयां भी मुस्कुरा रही हैं। इसी खुशबू, इसी मुस्कुराहट और इसी दिलकशी को आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं एक ऐसी महफिल के साथ जहां बातों में मिठास भी होगी, रिवायतों की खुशबू भी और हंसी मजाक के रंग भी। आज की इस महफिल में ईद की कहानियां भी सुनेंगे, कुछ दिलचस्प गपशप भी होगी और खुशियों के वो लम्हे भी बांटेंगे जो ईद को वाकई ईद बना देते हैं। मैं हूँ ईमान नवाज और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। आइए ईद के इस खूबसूरत दिन को बनाते हैं और भी यादगार, कुछ दिल की बातों के साथ, कुछ हल्की फुल्की शरारतों के साथ और ढेरों मुस्कुराहटों के साथ। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ इस तरह से करवाऊंगा कि बातें ऐसी करते हैं जिनका होता नहीं वहमो गुमान। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब फॉर योर टाइम। आपका भी शुक्रिया जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको और आपके MTV के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अगले गेस्ट का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है, मुश्किल हालात में भी रखती हैं खुद पर यकीन, गुफ्तगू का हिस्सा है सोनिया हुसैन जो कि बहुत खुद भी हसीन है। बहुत अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक हमारी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और इतने वार्म वेलकम के लिए अगेन थैंक यू। और माशाल्लाह इतनी अच्छी सेलिब्रेशन ईद के लिए और आपको और आपकी पूरी टीम को इस सेलिब्रेशन पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया जी। और अगले जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका आप तारुफ करवाते हैं। सियासत में सोच रखती हैं जदीद मोहतरमा मोमना वहीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमना साहिबा। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से। वालेकुम ईद मुबारक आपको भी, आपकी सारी टीम को भी ईद मुबारक और इस खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, इस पूरी महफिल में अपने सुरों से बिखेरेंगे जान। वी हैव विद अस an emerging artist हनान। हनान, thank you very much for joining us. Thank you so much. ईद मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक आपको भी और आपकी फैमिली को भी। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आप बताइएगा कि बचपन की ईद और अब जो फ़याज़ुल हसन चौहान हमारे साथ बैठे हैं, इनकी ईद में क्या फ़र्क है? यार देखो, बात यह है, ईद बचपन की हो या 55 की एक ही तरह की होती है। बिल्कुल ठीक है ना। बचपन की ईद का ये होता है कि इंसान समझता है कि अगर ये ईद ना बनाई तो ज़िंदगी में फिर कोई और ईद नहीं आएगी। मैं अक्सर बताता हूँ ईद शोज़ के अंदर कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो 29 तारीख को जब चाँद नज़र नहीं ना आता था तो दिल डूब जाता था। हम समझते थे ईद है ही नहीं, रह गया काम। ठीक है ना जी। वो एक इतनी, जिसे कहते हैं ना कि दिलचस्पी और एक इतनी जनाब ख्वाहिश और एक इतनी थ्रिल होती थी ईद के हवाले से। बाकी बड़े होने के बाद 55 में आके क्या ईद होती है? 55 में आके ईद को बच्चों को सेलिब्रेट करवाने की अरेंजमेंट करने पे गुजर जाती है। फाइनेंशली, सोशली आपने जनाब लोगों की ईद करवानी होती है। अपनी ईद क्या होती है? अब तो वही दिन है और कहा भी जाता है ना कि अब ईद तो बच्चों की होती है। हाँ, ईद बचपन की होती है, 55 की नहीं होती। 55 की आप नहीं ऐसे होती। 55 लगते नहीं है, थोड़ा इसमें कमी कर। मेरी है 35 साल उम्र है मेरी। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है। मेरा भी शनाख्ती कार्ड अगले महीने ये 2026 का पहला सबसे बड़ा झूठ है कि फ़याज़ुल हसन चौहान मैं साहब वैसे एक बात कर रहा हूँ। क्लेम कर रहे हैं कि वो 35 साल के 35 हैं। साल हाँ, के। और मेरा ID कार्ड अगले महीने बनना है। बिल्कुल इस थ्योरी बिल्कुल के ठीक मुताबिक। है, बस इस हिसाब से हम लोग अभी पैदा होने वाले हैं। देख लें नादरा वाले पहुँच जाएंगे। बाकी ये है कि इस दफ़ा की ईद के हवाले से हमें जनाब मुसलमान ममालिक के अंदर, ईरान के अंदर, Exactly. फ़लस्तीन के अंदर, लेबनान के अंदर जो जुल्म, जबर और इस्तेहसाल इज़राइल की तरफ से और आलमी ताकतों की तरफ से जो किया गया है, हमें उनके साथ इज़हार यकजहती भी करनी चाहिए और ईद के मौके पे उन्हें भी याद रखना चाहिए और दुआगो होना चाहिए कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे आमीन। और उनको कामयाबियाँ अता करे कि वो इस जुल्म और जबर से जो और इस्तबदाद से जो टकरा रहे हैं जी, उसका सिला उनको कामयाबी की सूरत में मिले। आमीन आमीन। मोमना साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी, आप ईद को कैसे सेलिब्रेट करती हैं? और जैसे हमने फ़याज़ साहब से पूछा कि उनकी बचपन की ईद में और आपकी ईद में क्या फ़र्क है, आपकी बचपन की ईद में और आपकी ईद में क्या फ़र्क है?
अगर मुड़ के देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन मेरे बहुत करीब खड़ा है और वो ईद जो थी उसकी खुशबू अलग थी, उसका एहसास अलग था, क्योंकि उस वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है तो वी लूज़ पीपल जो हमारे करीब होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के साथ उस घर में जो ईद होती थी वो ईद दोबारा ज़िंदगी में नहीं आई मेरे वालिदैन के जाने के बाद। लेकिन अब जो ईद होती है, क्योंकि मैं खुद एक वालिदा हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, तो जैसे फयाज साहब ने कहा कि अब हम ईद करते नहीं हैं, ईद करवाते हैं। मतलब अब सेलिब्रेशन हमारी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारे बच्चों की सेलिब्रेशन चल रही होती है। फयाज साहब के लिए मेरा ख्याल है कोई स्ट्रेप्सिल्स वगैरह मंगवा लें ताकि हम आराम से बात कर सकें। वो लड्डू खाया था ना, तो लड्डू फंस गया। ये लड्डू नॉर्मल लड्डू है, मोतीचूर के लड्डू फयाज साहब को बड़े पसंद हैं और वैसे आप डाइट पे होते हैं, लेकिन जब ये लड्डू आ जाए तो रेजिस्ट नहीं कर मैं पाते। आपको बता रहा था कि ये मोतीचूर का लड्डू ऐसा है कि सामने आए तो बेसाख्ता उसको पकड़ने को जी जाता है, वाह। और ईद के दिन जब आप थोड़ी सी पकड़ लो तो फिर मुंह में भी ले जाने को जी जाता है। नहीं, जब वो कह रहे हैं 35 साल का हूँ पे लड्डू भी खाया जा सकता है। हाँ। बिल्कुल। और ईद के दिन थोड़े बहुत जैसे कहते हैं चीट डे डेज होता होते हैं ना, है। लोग डाइट छोड़ नहीं, देते हैं। आपकी माशाल्लाह चीज़ें अच्छी हैं यार। कोई बात नहीं चौहान साहब, एक और लड्डू खा लें आप। नहीं, इतना भी नहीं खाना अच्छा चाहिए। सोनिया साहिबा, आप बताइएगा आपकी ईद जो है वो अब कैसी गुजरती है, बचपन की क्या यादें हैं ईद को लेकर? बचपन की तो यादें होती हैं जो लाइफ टाइम आपको उन मेमोरीज़ में बस कहीं खोया रखती हैं कि वो बिल्कुल लापरवाही वाली ईद, टेंशन फ्री वाली ईद बचपन की होती है। बस वो हमें जो है ना याद रहते हैं। बस वो छोटा सा एक पर्स लेना, ईद की बाकी शॉपिंग करनी या नहीं करनी, छोटा सा एक पर्स लेना जिसमें 10 रुपये का नोट और 20 रुपये का नोट जाना है, और फिर बहुत सारे बच्चे, सारे कजन्स मिल के हमने गिनने हैं कितने पैसे हो गए भाई, तुम्हारी कितनी ईद हुई है, तुम्हारी कितनी हुई है। तो वो एक बादशाहों वाली ईद होती है बचपन की। बड़े होके तो ईद इज़ अ वेरी बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और बस आपने मैनेज करना है, आपने फैसिलिटेट करना है अपनी फैमिली को, अपनी बच्चों को, अपने घर को, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है। ईद अपनी अपनी रहती नहीं है। तो आप भी बचपन में वो, जैसे बचपन में अब हम बच्चों को देखते हैं सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं और फिर वो बैग लगा के पूरी गली का चक्कर लगाते हैं, सबसे ईदियाँ इकट्ठी करते हैं, आप भी ऐसी ही बच्ची थी? जी जी बिल्कुल, चाचू मामू ताए कोई बंदा नहीं छोड़ते थे, ईदी निकालो। हाँ। वो ईदी तकरीबन भत्ता ही होता और वो है, जैसे मुकाबला- भत्ता लेते हैं उसी तरह बच्चे आज और भी एक ईदी वो लेते हैं। मुकाबला होता था हर बच्चे का, हर कजन का कंपटीशन, मेरे पास इतनी होगी तुम्हारे पास कितनी है, बस जिसकी कम है उसने फिर किसी का पीछा नहीं छोड़ना। मैं तो आदादो शुमार में कजन्स के सामने हेर फेर कर लिया करता था। आप भी अच्छा। करती थी? नहीं, हेर फेर- आदादो शुमार जरा ज्यादा बता दी अपनी ईदी। नहीं नहीं, वो उस तरह कभी नहीं किया। अच्छा। लेकिन ये होता था कि टास्क है, बस उससे ज्यादा करनी है, कम है तो चलें जी कोई और बंदा ढूंढे जिससे ईदी निकलवाएं। बिल्कुल। अच्छा फयाज साहब, ये बताइएगा कि बचपन में तो सबको ईदी मिलती है, लेकिन मर्द ऐसी एक चीज़ है जैसे अपने आसपास ख़वातीन को भी देनी पड़ती है, मर्द को ईदी नहीं मिलती। ख़वातीन को तो मिल जाती है, बेगम को भी देनी पड़ती है, सबको देनी पड़ती है। अच्छा, मर्द को रिवॉर्ड भी नहीं मिलता कोई लाइफ में। आप ईदी का रौनक ये होते बड़ी हैं, प्यारी बात आपने की है। पूरी लाइफ का रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। सारी दिहाड़ी किसियाँ मार मार के थक जाता है, ठीक है ना जी। और कमाई के लिए धूप छाँव, अंधेरा, बरसात, हर किस्म की आंधी तूफान वो झेलता है कि यार अपने बीवी बच्चों को उसने अच्छा उनके स्टेटस के मुताबिक उनको खिलाना है, पिलाना है, पहनाना है, सब कुछ। लेकिन एंड में जनाब उसको सिला यही मिलता, तुझे कीता की साढ़े साढ़े से कीता की, हमारे लिए किया क्या, ठीक है ना। बच्चा भी गुस्से में आएगा तो ये कह देगा, बूढ़ी तो अक्सर ही जनाब हफ्ते में 2-4 दफ़ा उससे लाजमी कहना होता है, 2-4 दफ़ा फिर भी ठीक है। ठीक है ना। तो मर्द को रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो ईदी तो खैर बड़ा होने के बाद, लेकिन ये है कि बास होता है, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस की जगह दे। मेरे वाले साहब जिंदा थे तो हम उनसे ईदी तो लेते थे, चाहे इस उम्र में भी हों, और वो अल्लाह पाक के करम से वो देते भी थे। तो एक नॉमिनल सी जनाब वो एक ईदी हम लाजमी लेते थे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है लेने वाले पे, ठीक है ना। और वैसे भी बच्चे भी, अब आप देखें, आप अपने बच्चों को 1.5-2 लाख रुपए की भी जनाब ईद की तैयारी करवा दें, एंड में पर्स ना लिया और चुचू मुचू सा जाना तो वो बूथी से जाके बैठ जाएंगे। ये हर घर का 1500 याद रहता है। और अच्छा सारा कुछ कर दो, एंड में आके जना वो मेहंदी नहीं लगवाई उनकी मर्जी की, वो उस पर कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये नेचुरल सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं ना, अपने वो मर्जी के मालिक, वो फिर सारा कुछ करवा लेते हैं वालिदैन से। हाँ।
अच्छा फिर साहब, ये सुबह सुबह जो घर में अबुओं को गुस्सा आ जाता है ईद वाले दिन, ये क्यों आ जाता है? कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही, कभी कोई चीज़ नहीं मिल माओ रही। को आता है, अच्छा, बच्चों को तैयार करना होता है ना, वो बच्चे मर्जी की कुछ पहनते नहीं है जना। सपोज अब आपने किसी को 2 सूट लेके दिए हुए, 3 लेके दिए हुए, अब वो चॉइस में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो माँ कहती है ये वाला पहन, वो कहती नहीं मैंने वो वाला पहनना है। और ये बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में नहीं होता। बड़ा तो अपनी मर्ज़ी से जनाब अब ये मैं आज आपके सामने आ गया, मैंने ईद के लिए नहीं सिलवाया था, वो पड़ा हुआ था जना, हमने पहन के आ गए। हमारे लिए क्या कपड़े नए हैं पुराने हैं जना, ठीक है जी, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम इन चीज़ों को मैटर नहीं। लेकिन बच्चे जो है ना, अब माँ का अपना होता है कि यार इसका ये वाला सूट जो है ना इस पे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। बच्चा कहेगा नहीं मन ओला, फिर जूतों के ऊपर, फिर तैयारी के ऊपर, फिर जहाँ पे ज़्यादा घर के फ़र्द हों, मतलब बच्चे 3, 4 या 5 हों, अब उनको 11-12 बजे से पहले नाश्ता भी कराओ, फिर उसके बाद सारों को नहलाओ, छोटे बच्चों को। बड़े तो खैर खुद ही तैयार हो जाएंगे। तो ये जो मारा मारी होती है ना, ये बीवी की तरफ से होती है। मर्द का क्या है, मर्द ने नमाज पढ़नी है, उसके बाद जो है वो आके मीठा खाना, हाँ मीठा खाना, सिगरेट फूकनी है जो है ना, और अपनी टांगों पे टांगे रखे जैसा ये मैंने रखी है, इस तरह बैठना है। इसी तरह ईद जो है वो औरत जो है ना वो परेशान होती है, बीवी परेशान होती है। और बनता भी है, जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं। तैयारी क्या, अच्छा फिर उसके बाद दूसरा प्रेशर उसके ऊपर होता है, चाहे आपने घर में 4 मुलाजिम है, 5 मुलाजिम है, 1 मुलाजिम है या नहीं भी है, आपने जनाब स्वीट डिश तैयार करनी है, आपने चना चाट तैयार करनी है, आपने दही भल्ले तैयार करने हैं, और कोई आ जाएगा, मेहमान आ जाएंगे। अच्छा फिर हर ख़ानदान में जो है ना कुछ लोगों को खारिश होती है मैं भी सुबह सुबह पहुँच जा रही, कोई और पहुँचे ना पहुँचे, हर ख़ानदान में एक घर ऐसा होगा उन्हें पहुँच जाना है। साहब मैं आपको बताऊं, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये जो लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं ईद के दिन, सारी बरकत इनके होने से होती है। ईद की खुशी भी इनके होने से होती है, इनके आने से होती है। आप इंतजार नहीं करते ऐसे लोगों का? मैं क्या कह रहा हूँ, वो पहले घर वाले तो तैयार होना है। अब आपको पता है घर के 6 मेंबर हैं, आपको ये भी पता 6 में से 4 जो है ना बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो उनको तैयार करना है सारा कुछ। तुम 11 बजे आगे पहुंचो, दाओ उस कम जोगी रही, दैट्स द रीजन कि औरत क्यों चिड़चिड़ी हुई होती है। आपने कहा ना रिवार्ड नहीं मिलता, मैं थोड़ा सा आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। आपने तो बैठना है और बस सिगरेट पीना है। अब आप औरत की जिम्मेदारी देखें, आपका रिवार्ड यही है, आपका घर क्लीन है, आपके गेस्ट एंटरटेन हो रहे हैं, आपके बच्चों का गेटअप ठीक है, औरत ने अपने आप को भी सेट रखना है। ये सारी चीज़ें आपके रिवार्ड में ही तो की जाती हैं। आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी इज्जत के लिए सब कुछ मैनेज किया जाता है। तो ये रिवार्ड जो एक औरत करती है, ये एक हस्बैंड के लिए करती है ना। अगर कोई महरूम है रिवॉर्ड से तो वो औरत है हमारी सोसाइटी में। चलें, ये एक नई डिबेट छिड़ गई है। नहीं देखे आप, वो मतलब रिवार्ड ठीक है, वो आप जिस सेंस में कह रहे हैं कि कैश ईद ही नहीं मिलती, ठीक है, आपका एहसास नहीं करता कोई, ये एक डिफरेंट छोटा सा कॉर्नर है। लेकिन आप बाकी सारे एस्पेक्ट्स को देखें। अच्छा। आपका घर डेकोरेट हो रहा है, आपके बच्चे माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं, आपकी बीवी आपके मेहमानों को एंटरटेन कर रही है, ये सारी चीज़ें आपके रिवार्ड में ही हो रही हैं, आपकी इज्जत में हो रही है। लेकिन ये सब बहारें भी तो फिर इन्हीं की वजह से होती है ना, जो घर में हैं ये सब। वो बहारें इस चीज़ में फयाज साहब के साथ हूँ पूरी। तो मुझे अब मॉरल प्रेशर में खवातीन के साथ होना पड़ेगा या मैं भी एग्री कर लूं फयाज साहब? जो इस तरफ खवातीन बैठी हैं, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हमें कोई परवाह नहीं कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है, हम खुद काफ़ी हैं। नहीं, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। बहुत आपका अच्छी बहुत बात है, शुक्रिया। होना भी ऐसे ही नहीं, हम चाहिए। फैक्ट पे बात कर रहे हैं। जी, देखिए ऐसे। औरत ने चिड़चिड़ा होना ही है, टाइम पे खाना नहीं बना, टाइम पे आपके बच्चे सारी तैयार जिम्मेदारी नहीं at the end है, वो आपका खुद गेटअप औरत ठीक पे आ नहीं है, जाती है। वो तो उसने होना ही है चिड़चिड़ा। अच्छा मोमना साहिबा, किचन की बड़ी जिम्मेदारी होती है ईद पर, आपकी क्या तैयारी होती है, क्या बनाती हैं आप स्पेशल ईद पर? स्पेशल तो कुछ नहीं बनता, मतलब रूटीन है ना एक ईद की ना, कुछ चीज़ें ऑलरेडी कुछ कवायद और ज़वाबित सेट है हमारी सोसाइटी में। चना चाट ज़रूर बनेगी, दही बड़े बनेंगे, फ्रूट चाट बनेगी, और शीर खुरमा तो मस्ट है, जो नमाज के बाद सबसे पहले, क्योंकि वही खाया जाता है। और उसके बाद फिर ईद के पकवान शुरू हो जाते हैं। आपका कोरमा है, आलू गोश्त है, पुलाव है, शामी कबाब हैं, खीर है, यही सब बनता है हर ईद पर। ये बनता है शीर खुरमा होता है। शीर खुरमा होता है, शीर मीठे को कहते हैं ना उर्दू में, शेर खुरमा दूध को भी और मीठे को भी।
अपना सोच रहे हैं ना, शेर खाते हैं। पूछो वैसे हम शेर का भी कोरमा बना सकते नहीं, हैं। शीर कोरमा होता है। शेर कोरमा नहीं होता, शेर का कोरमा बन सकता है अलबत्ता। क्योंकि वो शेर का कोरमा ही बड़ा ये सियासी बात है। ये सियासी बात आपने जो है ना मैं बड़ी इसमें देर से सोच रहा था कि सियासतदान हमारे साथ बैठे हैं तो कोई सियासी बात सियासी नहीं गुफ्तगू है। नहीं हो रही है। हाँ, वैसे शेर का कोरमा बन सकता है। इसकी रेसिपी फिर आप शेर के कोरमे की इंशाल्लाह आपको अगले इलेक्शन में बताएंगे। शेर कोरमा मेरी बात सुने, इधर शेर वाले भी और बैठे शेर हैं। का- शेर का कोरमा नहीं बनता, शेर कोरमा खाता है। और नहीं, शेर का कोरमा पंजाब में बनाने का ज्यादा इरादा है, लग रहा है। इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जरा महफिल में थोड़े रंग बिखेरते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ हनान मौजूद है। हनान, कुछ सुनाए हमें। खरी खरी ना सुनाना नहीं वो नहीं सुनाते। हाँ, मैंने तो ओपन एंडेड रखा था, कुछ भी सुना दे। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है वहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जाने जा दोनों जा, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जाने जा दोनों जा, मेरी बाहों में आ भी जा। कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने। बेख्याली दी है तेरी प्यास ने, छाया जरूर है, कुछ तो जरूर है। ये दूरियां जीने न दे हाल मेरा, तुझे क्या पता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। वाह वाह, जबरदस्त बहुत अच्छे। जबरदस्त। हनान की तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाया आपने। और ईद है पर आपने नाश्ता नहीं किया वैसे सच्ची बात करते हैं। सहरी का टाइम। अरे बंदे उठा के काम रखते हैं यार। आवाज़ माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है। ये मेरा ख्याल है आपको काटना पड़ेगा, मैंने कह दिया सहरी का टाइम होने वाला। नहीं, अब काट देंगे। अच्छा, चौहान साहब ने क्वेश्चन किया था शीर खोरमा या शेर खोरमा क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको आंसर ही करूंगी, आज मेरे दिमाग में आपके क्वेश्चन क्लिक कर रहे हैं एक्चुअली। इट्स अ स्वीट डिश, तो वो शीरीनी शीर। अच्छा हाँ, तो वो मीठी डिश है, इसलिए इसको शीर खोरमा कहते शीर हैं। दूध को भी कहते हाँ, हैं। तो शेर खोरमा नहीं कह सकते हम। तो खोरमा क्या हुआ? खूरमा। खोरमा खोरमा इज क्या अ होता है? डिश। खोर जो जैसे आप कहते हैं ना, फलां गोश्त खोर है, फलां आदम खोर है, फलां चुगल खोर है। ये मीठे हाँ, खोर जिसे हैं, कहते हैं। और भी ये अल्फाज मीठे आएंगे, खोर लेकिन हैं। आप जी जी रुक जी जी। ये मीठे खोर हैं, ये You're मीठे खोर right, हैं। you're right। तो अभी हम हाँ। एक गेम खेलते हैं। सो वी हैव अ फ्यू पिक्चर्स जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, और वो तस्वीर देख के कोई उसके हवाले से चीज़ आपको उसको याद आए। देखकर कोई भी यादगार मेमोरी आपकी हो उससे रिलेटेड, तो वो आप हमसे शेयर करेंगे। तो जी पहली तस्वीर दिखाएं हमारी स्क्रीन पे। Oh my God। फयाज साहब, क्या साहब? 50 रुपए का पुराना नोट। ये आपका 80s के एंड की याद देता है। आपको वो दौर 80s के एंड की। 80s के एंड की। हाँ 80s के एंड की। मोहना साहिबा, इस 50 से क्या मिलता था उस टाइम मुझे पे? याद आता है, मिलता तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन एक टाइम में मेरे बचपन में इट वाज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ईदी। ईदी। अच्छा, जी। और सोनी साहिबा, आपके ज़हन में क्या आता है इसे देख के? यही होता था कि ईद पे जो है 150 के नोट आपने नए लेने और बस बच्चों को देने, खुद भी लेते थे, बच्चों को भी देते थे। उस वक्त 50 में क्या आ जाता था? अब बहुत अब तो कुछ नहीं आता है। बरकत होती थी। हमने तो 5 रुपए ईदी भी ली हुई है। अच्छा, खांदे रहते वो आपके वो जो आप कह रहे थे ना मैं 35 साल का हूँ, अब यहाँ पे नेगेट हो रही है आपकी बात। खांदे रहते सब पर मुकदा ही नहीं सी। ठीक है ना। यानी थोड़ी ईदी पाकिस्तान बन गया सी, अंदर रो मुकदई। हाँ तो ये उस वक्त की बात है ना। उस वक्त आप देखें डॉलर क्या था,
सोने की कीमत क्या थी, महंगाई का क्या चीज़ थी। महंगाई का तूफ़ान तो जो है ना ये आपका जिसे कहते हैं ना कि रशियन वॉर, अफ़गान जिहाद जो है 79, उसके बाद बेतहाशा आना शुरू हुआ। उससे पहले ये इतना नहीं था। तो ये जो 50 रुपये जैसा मोमना ने आपको कहा है वो ठीक है कि वो सबसे हाईएस्ट आपका जनाब वो रुपए वाला नोट होता था, ये नोट होता था। फिर 100 और 50 होता था। सही। 500 का आया मेरे ख्याल 80s के एंड में आया, फिर 1000 का आया, फिर 5000 का 2008 में आया। ठीक है ना जी। तो मोमना साहब अब बच्चों को कितने का कौन सा नोट मिले तो ज़रा उन्हें तसल्ली होती है? अभी वो एक नोट पर डिपेंड नहीं करता। आपको मालूम है कि हमारे रुपये की वैल्यू कितनी रह गई है। उस हिसाब से अगर आपका बच्चा मतलब अपनी पसंद से शॉपिंग भी कर रहा है ईद की, तो आपको लगता है कि वो 5000 का एक नोट लेकर खुश होगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। और अपने जो दूसरे रिश्तेदार बच्चे हैं वो भी ज़ाहिर है बराबरी में आते हैं, तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है हम लोगों का ईद पर। सोनिया साहिबा, आपके घर के बच्चे तंग करते हैं आपको कि नहीं ये वाला नोट नहीं लेना, ये वाला जी लेना जी, है? वो हमारे टाइम पे तो हम कहते थे ना 100 रुपये है या 50 रुपये है, जितनी भी मिल जाती थी हम तो खुशी से बोले लेते अभी थे। बच्चों का ये होता है रेड नोट चाहिए, हाँ। ब्लू नोट चाहिए, तो वो आप 100-50 वाली छोटे-छोटे बात। बच्चों को भी पता है। जी जी, रेड नोट चाहिए, ब्लू नोट चाहिए। और जो बाकी बड़े बच्चे हैं उनका तो 5000 से नीचे गुजारा ही नहीं है ना। बाकी तो 1000 की लाइन में गुजारा चल जाता है, उनको हौसला हो जाता है, ठीक है 1000 पे कंप्रोमाइज़ है। जो बड़े बच्चे हैं नहीं जी 5000 से नीचे तो बात ही नहीं है। ईद वाले दिन भी होना चाहिए जी, मैकडॉनल्ड्स या KFC जाना है जी, हमें 5000 तो चाहिए ही चाहिए। ये नाम न ले। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। मखदूम, आप कितनी ईदी लेते थे बचपन में? मैं जितनी मिल जाती थी, लेकिन खुशी से ले लेते थे? नहीं, खुशी से बिल्कुल नहीं लेता था। और फिर जिद ईदी करके? बचानी भी पड़ती थी, ईदी पे कब्जा भी हो जाता था। हाँ, बड़े वालदा भाइयों की का तरफ अक्सर से हो कहा जाता था घुमा दोगे सारे इधर दे दो, हाँ। इकट्ठे हो जाते थे, तो वो फिर हिसाब रखना ठीक है, पड़ता अक्सर था। घरों में होता है, कोई मेहमान भी आके पैसे दे जाए ना, तो नहीं हमने उनको वापस करना है तो आप हमें दे दें, हम नहीं उनको आगे रिटर्न करना। ये बड़ी डिबेट होती है, एक जंग अभी भी यही होता है, बच्चे मिलके ना वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मामा से कैसे छुपाएं, इसको किस जगह पे लगा दें कि ताकि मामा ना ले। हम एक तो और अक्सर चीज़ छुपा बचपन लेते में बड़ी बुरी लगती थी कि अगर कोई रिश्तेदार पैसे दे रहा है तो वो जो वालिदैन रोकते थे ना, नहीं बेटा आपने नहीं लेना, नहीं लेना। हम हाथ से ले भी ले रहे होते That was the थे। worst feeling. Yes. नहीं रहने देते, और फिर बिल्कुल, मैं अम्मी की आपकी तरफ बात को देखना सेकंड भी है। करूंगी जी। देखना भी, परमिशन मिल जाए, और हल्का सा अगर वो कह रहे हैं ले लो तो फौरन से थैंक और यू। वो तो पहले से लिया होता है। तो अगली तस्वीर देखते हैं जी, स्क्रीन पे दिखाएं अगली तस्वीर। हाँ जी, उससे भी पहले ये 50 फयाज साहब रुपए आपकी का तरफ ही आना सिक्का। पड़ेगा। ये पाकिस्तान की इसको देख 50th के क्या- एनिवर्सरी जब थी हमारी इंडिपेंडेंस की, उस वक्त ये जारी हुआ था और ये स्पेशल एडिशन था। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आया था। बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी अमाउंट पे करके ये लेके रखे थे यादगार के तौर पर। मुझे इतना याद है कि ये मेरे पास भी आज भी एक महफूज है। अच्छा। जी जी, ये बहुत पुरानी बात है। और मुझे उस वक्त ये कोई 6-7 साल के बाद कहीं से मिला था, तो आई बॉट दैट। ठीक। 5 पैसे भी थे, 10 पैसे भी थे, 4 आने भी थे, ये 8 आने हैं। ओ, ये वो 50 रुपीस वाला नहीं है? 50 पैसे। 50th एनिवर्सरी। 50 पैसे। ये अच्छा, 8 आने अच्छा, हैं। ये फयाज साहब के ओके। दौर की बात है। 8 आने अच्छा हैं। अच्छा, हाँ ये मेरे फयाज साहब के ज़माने की ये बात है। 8 आने हैं। फिर 1 रुपया, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया। 2 रुपए भी थे, 2 रुपए हाँ, भी 2 थे। रुपए भी, 2 2 रुपए रुपए भी। बाद वो तो में आए, अभी golden 2 coin रुपए अभी भी बाद होता में आए। है। तो ये सारे 80s, 70s, 60s तक के थे। 60s के टाइम तक। 60s, 70s तक और 80s में भी थे ये। हाँ, हमें भी याद है, हम स्कूल जाते थे जब प्राइमरी के नीचे थे हम, तो 8 आने लेके जाते थे। उसमें क्या मिल जाता था? उसमें पाया ना सी चना चाट खाते सी, नान टिक्की खाते थे। दो नान और जनाब चने खा लेते थे। अच्छा, वो भी। हाँ, और बाकी भी कोई अच्छा खासा कोई छोटी मोटी मीठी चीज़ भी खा लेते थे जब रिसेस होती थी। अच्छा, उसमें कुछ बच भी जाते थे? नहीं, बचते नहीं थे। हाँ, बचाने की तो उम्र खाते नहीं थे, रिसेस पूरी फुल होके टिका के। टका के खाते थे 8 आने में। और आपको 50 पैसे से तो कुछ याद नहीं आ रहा होगा। कुछ भी नहीं, वो अपनी एज जो इतना बता याद है देगा कि जो 50 पैसे का, उसे पता है, फिर वो इतना है निगेट हो कि जो जाएगा coins- एज का क्लेम। इतना है कि जो मेरी पर्सनल प्रायोरिटी या प्रेफरेंस होती थी नोट से ज्यादा कॉइन्स पे, वो Coins शौक होती होता था थी, हाँ। इकट्ठे करने का। नोट दे दो, बच्चों के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, हमें सिक्के चाहिए भाई, बस वो जितने भी हों अच्छे लगते थे इकट्ठे करने। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। मुझे तो और करेंसी जमा करने का भी शौक है अच्छा, कि अभी भी? हाँ, मैंने अपनी हर कंट्री की एक करेंसी रखी हुई है पास। कॉइन्स का ज्यादा अच्छा लगता है ना इकट्ठा करना। कॉइन्स का भी बॉक्स में हम अक्सर इकट्ठा करके रखते होते थे। चलें, इस महफिल को मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक का भी कहा जा रहा है। बिल्कुल जी, ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ईद की खुशियों में अब एक और मेहमान का इजाफा हमारे साथ हुआ है, उनका तारुफ करवाते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रिमशा शेख ने। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी जी, बस आपको पता नहीं ईद की रश बहुत ज़्यादा है रोड पर, तो बस इसी वजह से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और रिमशा जो है इनकी तो आवाज़ बड़ी मशहूर है जी, और ज़रा अपनी आवाज़ का कोई जौहर दिखाइएगा हमें, फिर हम सबसे अपनी पहले एक तो- गेम हम खेल रहे थे उसकी तरफ हम श्योर। बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका मदू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। वैसे इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, ईदी के पैसों से बैलेंस रिचार्ज कर लीजिए। शुक्रिया। ये अच्छा मैसेज था। और सबसे बुरा लगता है ना कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। जी, मतलूबा नंबर दूसरी कॉल में मसरूफ ये है। ज़्यादा ये बुरा बहुत लगता है? ज़्यादा बुरा लगता है। ज़्यादा बुरा बिल्कुल। अक्सर मुझे खुद भी बुरा लग रहा होता है। अच्छा जी, फयाज साहब, सियासतदान अगर किसी को कहे कि किसी से बात करे और आगे से कहा जाए आपका मतलूबा नंबर कहीं और मसरूफ है। सियासतदान के हवाले से ना डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का एक डायलॉग है जी, कि औरत कभी हाँ नहीं करती, सियासतदान कभी ना नहीं करता। वेरी राइट, वेरी राइट। अगला सिर्फ ये नहीं है जी, अगली फिर डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने डिफाइन किया कि सियासतदान अगर कहे ना हाँ तो इसका मतलब है कि मुमकिन है, अगर वो कहे ना मुमकिन है इसका मतलब है नहीं, और अगर वो नहीं कहे तो वो सियासतदान ही नहीं। वाह। और अगर औरत कहे ना नहीं तो इसका मतलब मुमकिन है। अगर वो कहे ना मुमकिन है इसका मतलब है हाँ, अगर वो हाँ कहते तो वो औरत ही नहीं है। वेल डिफाइंड। ये डॉक्टर यूनुस भट्ट ने गहरी बात की है और इसकी गहराई में भी जाते हैं। हम हाँ, एक गेम खेल रहे थे, गेम हम break पे खेल रहे थे जाने से रिमशा, हम उसकी तरफ चलते हैं और उससे कोई रिलेटेड अगर आपको मेमोरी याद आएगी तो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। पिक्चर दिखाइएगा अगली हमारी। झूला पहले। झूला और दरख्त के दरख्त साथ के लगा साथ। हुआ गांव में झूला। मोमना साहिबा, क्या देख के क्या याद यादें आता है? आपकी इसको देखकर? बचपन मेरा जिस घर में गुजरा वो एक बड़ा घर था और घर में बाग भी था बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे दरख्त थे। और गर्मियों की छुट्टियों में खुसूसन और आम दिनों में कभी कभार जब कभी ज़्यादा बोरियत होती थी तो हम दरख्तों पर खुद ही झूले डाला करते थे। बिल्कुल इसी तरह से फ्रेंड्स कज़न्स सब लोग इकट्ठे होके 3-4 हमारे झूले होते थे। और वो बिल्कुल हम क्योंकि काफ़ी सारे कज़न्स थे तो वो बिल्कुल ऐसा समा होता था। वो तो है ना कि जब आप इकट्ठे हो गए तो तभी खुशी है, तभी सेलिब्रेशन है, तभी ये सब कुछ है। तो ये बचपन का झूला, इतने झूले झूलते थे कि समटाइम्स चक्कर आ जाते थे, बीमार हो जाते थे, फिर झूले की जान छूटती थी। वरना सुबह आंख खुली गर्मियों की छुट्टियों में या अम्मियों तो की झूले मार पर से भी। जी जी, अम्मियों की डांट से भी। डांट से। मार का रिवाज नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन डांट ही काफी होती थी। डांट या एक नजर, वो नजर आपको बताती है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या ठीक है। बस आप देखते हैं अप्रूवल के लिए, अगर तो वो ठीक है तो फिर आप वो कर लेते हैं, और वही नजर आपको बता देती है कि यही रुक जाओ, आगे बहुत खतरा है। ये जो अम्मी की नज़र होती है ना, अगर कोई मेहमान आया हो, ये बड़ी कातिल होती है। आपने कभी फेस किया? बिल्कुल जी, और वो भी सब कुछ बता देती है। हाँ। आपको सब पता चल जाता वो है। क्या आंखें साहब, इसे देख के आपके ज़हन में क्या आया? मुझे तो ये देख के वो रहीम शाह याद आ गया ना, झूला झूला, वो क्या उसका बड़ा खूबसूरत सा गाना, माँ माँ मुझे मुझको। झूला 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 गाना, रहीम शाह नाम है उसका? जी जी जी। रहीम शाह, जी जी। हाँ, मुझे तो उसका वो झूला के लफ्ज़ जब आया ना तो वो गाना और वो रहीम शाह आ गया। वैसे गाना भी एक ये इमोशन झूला- है। ये वो तो झूला- रोने वाला है। झूला है बड़ा ख़तरनाक है। ये जब फ़ज़ा में जाके जाना टूटे या बंदा उधर से उखड़े ना तो तशरीफ आवरी पे बड़ा ज़रा बजेगा। तो ये झूला बड़ा ख़तरनाक झूला है। इसके लिए बच्चे को बड़ा कॉन्फिडेंट होना कॉन्फिडेंट होना और मजबूत होना। स्टंट है पूरा। हाँ, इसके लिए adventure आपको बिल्कुल जनाब, प्लास्टिक का पूरा जनाब जो कहते हैं ना कि लिबास पहन के तब जाके इसको अवेल करना चाहिए, वरना जब ये इससे बंदा उतरता है ना तो आप ये कह रहे हैं इसके गिरता है, साथ- तो फिर बड़ा गड़बड़। इसके साथ हम फिर डिस्क्लेमर लगा देते हैं, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। आप बताइएगा कि आपके ज़हन में क्या था? अगेन फिर मेरी ऑपोजिट रिमार्क्स होंगे कि ये ख़तरनाक डेफिनेटली होता है, लेकिन हमारी जो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस या जो हमारी यादें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रेंड्स के साथ जो स्ट्रीट फैलोज़ होती हैं रेगुलर रूटीन में, कृष्णपुरा हमारे बिल्कुल गली की जो एक करीब की जो पार्क होती है, रेगुलर अम्मा बस होए हुए हैं, धूप में भी हम लोग झूले पे जा रहे हैं। और वो जो एक वो उसकी बॉडी होती है ना झूले की,
इतने स्पीड में हम लोग वो झूले के यूज टू थे कि वो बॉडी से झूला हमारा एक्सीड कर जाता था और वो एक दफ़ा हिल के रह जाता था। झूला लेना हम नहीं छोड़ते थे और कंपटीशन से 2 इकट्ठे झूले होते थे, आपस में फ्रेंड्स का कंपटीशन होता था और यकीन करें कई दफ़ा झूला ऊपर से घूम के वापस आ जाता था, हम लोग झूला नहीं छोड़ते थे लेना। तो स्टंट है, डेंजरस है, लेकिन हमारी बड़ा अच्छा बचपन, मेरा बड़ा अच्छा बचपन गुजरा फ्रेंड्स के साथ, झूलों के कंपटीशन में, साइकिलिंग के कंपटीशन में, बंटों के कंपटीशन में, बंटों की भी काफी सब कुछ किया है। बिल्कुल। और आप बताइएगा रिमशा। पूछते हैं ना रिमशा की क्या झूले से मुझे सहेलियाँ याद आती हैं, क्योंकि ये सारे जो शौक हैं मैं अपनी सहेलियों के साथ पूरे किए हैं। और बचपन की तो देखिए बात ही और होती है, बड़े हो गए ना तो सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करती हूँ अपना बचपन मिस करती हूँ, क्योंकि ना उसमें कोई चालाकियाँ थी, ना उसमें कोई परेशानियाँ थी, ना उसमें बोझ था, ना उसमें किसी किस्म की ऐसी टेंशन थी कि हम ना सोने की टेंशन, ना उठने की टेंशन। हाँ, अम्मी की आंखों की टेंशन होती थी कि मगरिब की अजान हो, मगरिब हो और अपने घर में मौजूद होना है। और झूला मेरे अपने घर में ही था, मेरे अपने घर में गार्डन बना हुआ था, तो उसमें सारे झूले अब्बू ने लगाए हुए थे। आजकल बच्चे हमने देखा है बस फोन से बाहर ही नहीं निकलते, और हमारा वो जमाना था कि प्रॉपर हम ईद सेलिब्रेट करते थे। बिल्कुल प्रॉपर ईद सेलिब्रेट करना। और आपको याद होगा बचपन में कुछ ऐसी जगहें होती थी जहाँ पे मेला लगा करता था। Exactly. हम वहाँ जाके सारे दोस्तों के गौल में हम जाते और वहाँ पे जाके हम उस ईद मेले को एंजॉय करते। आज ना वैसी ईदें हैं ना वैसा मेला होता है, तो आई मिस दैट। अगली तस्वीर भी हमारे साथ मौजूद है मखदूम, वो देखते हैं कौन सी पिक्चर है, दिखाएगा। ओह माय गॉड, ये है एक मोबाइल फोन। अच्छा, मोबाइल फोन पे बल्कि आगाज करते हैं। मुन्ना साहब, पहला मोबाइल फोन कौन सा खरीदा था? वो ये नहीं था, वो एक अच्छा था वो भी फ़ोन, मतलब इससे थोड़ा सा लेटेस्ट था, क्योंकि ये मेरे बहुत बचपन में आ गए थे, जब हम बड़े हुए थे तब फ़ोन मिला था। तो इस फ़ोन को हम ये कज़न्स कहा करते थे कि इसको आप बेशक किसी रॉड के आगे लगा के इससे आप कील भी ठोक सकते हैं दीवार में। ये इतना मजबूत फ़ोन था, इसको गुस्से में फेंकें, इसको डिस्कार्ड वैसे कर दें, ये आपकी जान छोड़ने वाला फ़ोन वो नहीं एक है। जोक भी है इस फोन के साथ कि आप उसे हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे अच्छा फैज़ साहब, उसमें एक सांप वाली गेम भी होती थी। इसमें एग्जैक्टली मैं भी ये कहने लगी थी। इसमें मैं आपकी तस्दीक कर दूं, क्योंकि आप दोनों तीनों अफराद जो इसके मतलब तबसरा आराई कर रहे हैं वो थोड़ी सी जना गलत बयानी पे मबनी है। वो जो थोड़े वाला था ना, वो 88 के अंदर आया था, वो इतना लंबा होता था ओके। और इतना चौड़ा होता था। तो जो मोमना कह रही है ना ठोकने के वाले सर, आप भी ये जो आप दिखा रहे हो ना, ये आ गया था तकरीबन कोई 95 में, 95 में ये नोकिया का लेटेस्ट था। नोकिया का जो शुरू का था वो इससे भी नीचे का था, उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल काली ब्लैक, ठीक है ना जी। उसमें भी और इसमें भी जो है ना वो सांप वाली गेम वो मौजूद थी। ये जिसे कहते हैं ना कि नोकिया के जो पुराने डल मोबाइल थे उनमें अच्छी कैटेगरी का जो है ना ये वाला 95, 96, 97। आपका पहला मोबाइल कौन सा था? मुझे अमेरिका से जो है ना एक गिफ्ट आया था। अच्छा। और यही वाला था। अच्छा, अमेरिका से लोगों को कॉलें आती हैं, आपको गिफ्ट आया? मुझे मेरा रिलेटिव है, उसने गिफ्ट भेजा था, पहला जो ना वो ये था। ओके। और आप बताइएगा। सोनिया साहिबा, क्योंकि आपका भी ताल्लुक केपीके से है, हमारे यहाँ ये कल्चर में है भी है कि बच्चों को जल्दी फ़ोन नहीं मिलता। आपको किस उम्र में फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कॉलेज टाइम पे फ़ोन मिल चुका था और उस टाइम पे जो मेरा पहला फ़ोन था वो सोनी एरिक्सन का था। अच्छा। और मुझे बहुत पसंद थे उस ब्रांड के फ़ोन। अब वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे फ़ोन होते थे। और आजकल तो बच्चों की फरमाइशें फ़ोन से रिलेटेड भी अच्छा, ये जो फ़ोन है ना, ये भी मैं बता दूं आपको, ये एरिक्सन वाला भी और ये वाला भी। इसमें ना वो जो आपकी सिगरेट की जो पन्नी होती है ना, हाँ जी, क्या कहते हैं उसको, वो जो सिल्वर कलर का जो उसको कली फॉइल सा जो होता है, मुझे पता नहीं है। नहीं, इसकी चिप के नीचे वो लगाओ ना, अच्छा, तो आप अपने इर्द गिर्द के 1 किलोमीटर के लोगों की जना फ़ोन सुन सकते थे। ओह माय गॉड, देखें ये हम खुद करते स्मार्ट हैं। हैकिंग एक्ट। ये वाला, तो ये मतलब फोन टैपिंग का जुगाड़ बता रहे हैं। ये वाला मोबाइल हर बंदा वो वाली एक खास जना एक धात का पेपर जो होता है, पेपर उसके होता अंदर है, सिल्वर कलर का जो पेपर सिगरेट के डब्बी के अंदर, सील के लिए जो होता है। हाँ जी, उसको एक स्पेसिफिक तरीके से, एक टेक्निकल तरीके से उसकी सिम वाली जगह में आप फिक्स करते थे। तो फिर जनाब आप कान पे लगाते थे तो ऐसी ऐसी स्टोरियां, अच्छा, आपने सुनी कोई? मैं खुद ऐसी स्टोरियां ना काबिल अशात है या वो बहुत कुछ काबिल और नाकाबिल दोनों शात काबिल है तो शेयर करें। वो इर्द गिर्द की जना वो आपकी वो आती थी। अच्छा, इस फोन, अच्छा इसमें अब आप क्या करते हैं इसके लिए? इस पे क्योंकि नहीं है। आपकी हॉबी लग रही है मुझे कि इर्द गिर्द की कॉल्स आप सारी हैक कर लेते हैं। मैं उस वक्त यूथ लीडर होता था
हम पंजाब का लेकिन president था, तो मैं जो मेरी पूछ team- रही हूँ वो ये है कि अब आप दूसरी कॉल्स कैसे सुनते हैं? अब तो इसमें वो पॉसिबल नहीं है। अब मुश्किल है। इसमें आपका ये जो क्या कहते हैं, कोई जुगाड़ नहीं किया आईफोन, आईफोन और दूसरा एंड्रॉइड, इसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें था। उसका कोई टेक्निकल जो ना ये एक ऐसी उसकी ये फ्लॉ प्रॉपर्टी थी, फ्लॉ था उसके अंदर। फ्लॉ कह लो जो भी, वो बड़ा आसान था उसको। आप बताइएगा निमिषा की क्या फोन मेमोरी से है इससे रिलेटेड? जो आपने सांप वाला गेम बोला, हमने बहुत खेला बचपन में जब अब्बू के पास होता था, क्योंकि हमारे पास जब तक आया तो तब तक एंड्रॉयड आ चुका था। और स्पेशल चीज़ आपको याद होगी अगर किसी ने ये इस्तेमाल किया बचपन में, तो उसकी टोन्स जो हैं, उसकी एक बुक होती थी, उससे वो टोन, उसके कोड मिला के तो उसकी टोन्स बनाई जाती थी डिफरेंट किस्म की। तो वो मुझे से याद आ गया। और एक और चीज़ थी कि अगर आपके घर में जैसे कंप्यूटर है और कंप्यूटर के साथ छोटे स्पीकर्स हैं, बिल्कुल, तो पहले से पता चल जाता था। कॉल आने से पहले आपको पता चलेगा कि कॉल आने वाली है। ये फोन अगर साथ रखो, स्पीकर साथ हो, तो वो पहले से ही जो है ना डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाती थी। तो आई कैन आप रिलेट। ईद पर पहला फोन किसको करती हैं? ईद पे पहला फ़ोन बाकी सब घर वालों को जाता है, जो मेरे जैसे चाचू हैं, फुप्पो वगैरह हैं, उनको जाता है। क्योंकि मेरे वालिद साहब की जो है वो 2 साल पहले डेथ हो गई, तो मैं ये समझती हूँ अपना फ़र्ज़ कि जितने भी मेरे अब्बू की तरफ के रिलेटिव्स हैं उन सबको मैं कॉल करूँ, ताकि एक हम अपने अब्बू को जिनकी लेगेसी को कैरी करके ले साथ चलूँ। मोमना साहिबा, जो ईद है, एक कंट्रोवर्शियल सी बात भी हो जाएगी कि ससुराल की ज़्यादा अच्छी होती है या मैके की ज़्यादा अच्छी होती है? मुझे ऐसा लगता है ईद है एंड इट्स मोर लाइक समथिंग कल्चरल। तो ये हर जगह पे एक जैसी होती है। हाँ, बात अगर करें खुशी ज़्यादा, पेरेंट्स की खुशी की बात करें, तो मेरे पेरेंट्स चूँकि अरसा दराज से इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे अब जो जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इन लॉज हैं, मेरी अपनी फैमिली है, तो यही ईद है मेरी। और जब वो थे तो ज़ाहिर है उनके साथ भी थी। तो मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में आपसे अर्ज़ की कि वो ईद, उसका एहसास, उसकी खुशबू एंटायरली डिफरेंट थी आज की ईद से। तो वो शायद यही बात है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हैं, वो आपके साथ हैं या नहीं, उनका एहसास मौजूद रहता है। तो आज भी उनको याद करके, मतलब ईद की वो खुशी तो नहीं होती, एक उदासी सी आ जाती है उनकी गैर मौजूदगी की वजह से। और ईदें आपको पता है कि अपनों से होती हैं, अपने प्यारों से होती हैं। वो जहाँ कहीं, जैसे मैंने कहा ना, अब जो फैमिली है यही है, सब कुछ ईद इनके साथ है। तो ईद ऐसी ही होती है, अपनों के साथ होती है, अपने कहीं भी हो, मेके में हो, ससुराल में हो, यही ईद है। बिल्कुल। अच्छा, एक रैपिड फायर करते हैं और पहले फयाज साहब आपसे शुरू करते हैं और कुछ लफ्ज़ बताऊंगा, उनमें से कुछ ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। मज़ामत या मफामत? बानी तहरीक इंसाफ। अमरियत या जमहूरियत या हाइब्रिड? ज़ियाउल हक, अयूब खान, परवेज़ मुशर्रफ। कौन से इलेक्शंस धांधली ज़दा थे 2018 के? कौन से नहीं थे? कौन से नहीं थे? पीटीआई, पीपल्स पार्टी या नून लीग? नून लीग। नून लीग। अच्छा। और कुछ लोगों के नाम बताते हैं, जो पहली चीज़ आपके ज़हन में आए उनके बारे में बताइएगा। मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ हैरत अंगेज़ तौर पे जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कि जो शायद मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन वो अपने वालिद साहब की, अपने चचा की जो लिगेसी है कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर काम किया हुआ है सूबे में, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। और इमरान खान। देखो, बानी तहरीक इंसाफ को हमने ही 17 साल जनाब बोल बोल के, मैं हो गया, फवाद चौधरी हो गए, इस तरह के हम 10-12 बंदे थे जिन्होंने उसको हीरो बनाया पब्लिक के सामने भी, मीडिया के ज़रिए से। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स के हीरो है, वो लीडर नहीं है। ईद के दिन उनके लिए कोई पैगाम? ईद के दिन के लिए यही पैगाम है कि आप जब तक आपको एहसास ज़िया नहीं ना होगा, अफसोस सद अफसोस की शाही न बना तू, देखे ना तेरी आँख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। और फिर वो एक और है ना कि जनाब, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। एहसास ज़िया जब तक बानी तहरीक इंसाफ को नहीं होगा ना कि उन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ पिछले 4 सालों में, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, ना उनकी ना बाकी सोसाइटी की। आखिरी लफ्ज़ शहबाज गिल। I was expecting the same response. मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। शरारती हो गए आप, मखदूम बात आ जाए। मासूमाना सवाल है। मासूमाना सवाल करके आप जो है ना अपनी चीज़ें शरारत में बदल रहे हैं। मोमना भाई साहिबा, आपकी तरफ आएंगे रैपिड फायर के लिए।
बिलावल भुट्टो या अशरफ भुट्टो? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो या एतजाज़ एहसन? बिलावल भुट्टो। एतजाज़ एहसन या बिलावल भुट्टो या कायम अली शाह? बिलावल भुट्टो। अच्छा, चेंज नहीं कर रही, पक्की हैं आप। बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ? बिलावल भुट्टो। मेरे ख्याल है ये सीरीज कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल। अच्छा फुल स्टॉप लग गया है। अच्छा, बिलावल कुछ लोगों के भुट्टो। नाम बताते हैं बिल्कुल। और बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? हाँ ये मुश्किल होगा। अब आप सोचें। बिलावल भुट्टो। बिलावल। नाइस। दैट्स इट। कुछ लोगों के नाम बताएं हाँ, और फिर आप जो भी बताएं। जहन में आए। जो भी जहन में आपके आए। मरियम नवाज साहिबा। बहुत एलिगेंट, बहुत बावकार, बहुत नफीस और बहुत शानदार खातून। ठीक। इमरान खान। इमरान खान एक बहुत शानदार क्रिकेटर, एक अच्छा माजी, और अब वो कैदी हैं पाकिस्तान के। ठीक। फवाद चौधरी। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। ठीक। चलें, अब जो सोनिया हुसैन साहिबा, इनसे आप रैपिड फायर करेंगे। जी आप बताएं कि आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ? डेफिनेटली नवाज शरीफ। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ या मरियम नवाज? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। इसमें क्योंकि मरियम साहिबा भी कवर हो जाती है नवाज शरीफ कहने से। अच्छा कुछ लोगों के नहीं, नाम आप बताते हैं नेक्स्ट आपको। पूछेंगे, उसमें मैं अपनी सीएम साहिबा का जरूर बोलूंगी। एक और पूछ लें। जी अच्छा कुछ लोगों के नाम आपको बताते हैं जो भी आपके जहन में आए। सबसे पहले सुहेल आफरीदी, आपके सूबे से हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी असम्बली के लीडर ऑफ द हाउस है। जी जी बिल्कुल। कुछ भी जो पहले आ रहा है, ज्यादा सोचना नहीं है। पहले तो यही आ रहे हैं उनको, उनकी जो असेंबली में फर्स्ट स्पीच थी उस पे आपका क्लिप भी वायरल हुआ था, मुझे याद आ रहा है। इनका क्लिप भी वायरल हुआ। हाँ, तो बस मेरे लिए बस वही है उनके लिए जवाब कि वो जो इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, आपकी बारिश के इमरान में मारा जाऊंगा, तो वो मेरा अपनी मदर टंग में उनको जवाब था कि आप मरें तो किसी चीज़ के पीछे मरें। नहीं, वो आपने वैसे इस अंदाज में नहीं बोला था। नहीं, वो मैंने अपनी हिंद को उसमें ज़ुबान में बोला था, तो वो बड़ा वायरल भी गया है। वो आपको मेरे ख्याल से ज़रा आपको पता ही है। अच्छा सिंध या पंजाब? पंजाब। परफॉर्मेंस वाइज इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। ठीक है। और ये बताइएगा कि जहाज़, इसको सुन के पहले क्या आपके जहन में आता है? हमारी सीएम साहिबा ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक जहाज़ खरीदा है। जी जी। ओके आपकी ये तरफ तो आते बताया हैं। ना कि वो जहाज उनका नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट का जहाज है, Exactly, वो बिल्कुल। पंजाब का असासा है, बिल्कुल। वो मरियम नवाज का असासा नहीं है। ये मेरा ख्याल है लोगों को इसके ऊपर समझ नहीं सियासत आती। ना हो तो अच्छा है। हाँ। अगले ये इलेक्शन में क्या लोगों को पता समझ पीपल्स नहीं पार्टी आती है। पाकिस्तान का असासा है। अगले इलेक्शन में क्या पता भाई पीपल्स पार्टी- पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान में बिल्कुल, जो भी गवर्नमेंट बिल्कुल। आएगी वो उसके लिए होगा। बिल्कुल। आपकी तरफ बढ़ते हैं जी। आप पहले तो ये बताएं, कुछ लोगों के हम नाम लेते हैं पॉलिटिशियंस के, और जो आपके जहन में आया आपने उनके बारे में बताना है। श्योर। मरियम नवाज। आई पर्सनली लाइक अ वेरी डिसेंट वुमेन। ओके 804। 420। गुड आंसर। पाकिस्तानी तोशा नौजवान की खानदान दिलों घड़ी। की धड़कन है समहाउ। समहाउ। ओके। और क्रिकेट में जाहिर है एक बिल्कुल। जी, और क्रिकेट आपके में फेवरेट बेहतरीन एक्टर खिलाड़ी रहे हैं। फेवरेट एक्टर फहद मुस्तफा मुझे बहुत पसंद है। और फेवरेट एक्ट्रेस? सारा खान। सारा खान। फेवरेट सिंगर? आतिफ असलम। आतिफ असलम। या। आतिफ असलम का गाना भी हमने सुना आपके आने से पहले, और अभी एक मरतबा फिर भी हम कोई जरूर, गाना क्यों नहीं? सुनेंगे। लेकिन उस गाने से पहले ना हम हिडन टैलेंट पे भी जाएंगे। मुमना वहीद साहिबा के पास एक हिडन टैलेंट भी है, शायरा भी हैं। बिल्कुल। पता है आपको? बिल्कुल। जी जी। ये इनकी नज़म मैं सुन रही थी, बड़ी खूबसूरत नज़म मैम पढ़ती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें सुनाएं ज़रूर वो नज़म, वही वाली जो जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट जरूर जरूर सुनाती हूँ। बिल्कुल ऐसे। मैं कह रही थी कि मैंने इनकी सुनी तो मैं हैरान होगी, मैंने कहा ये सेम है। फिर मैंने इनसे कहा कि ये आपकी नज़म है, इन्होंने फिर मुझे बताया तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। जी मैं आप भी पेश कोई करती नज़म हूँ। वगैरह पढ़ते हैं वैसे? मैं शायरी काफ़ी हाँ। पढ़ने का शौक है, लेकिन लिखने का नहीं। अच्छा। अभी सिर्फ पढ़ता हूँ। तो फयाज साहब से भी कोई शेर सुनेंगे, बल्कि फयाज साहब जब तक वो नज्म अपनी सुनाती हैं कोई शेर तो शेर तो सुनाए। सुना दें फयाज साहब। नज़्म आ गई। सुना रही है। अच्छा आप के उसके बाद उसके- सुनाएंगे? चलें जी। जी ये ईमान की फरमाइश पर है। नज़्म है, इसका उन्वान है फातेह, फातेह। द विनर। दबे ना। जिसे दासी समझ बैठे हो, उस देवी के मंदिर की फसीलों को तुम जैसे देवताओं के लहू ने जोड़ रखा है। जिसे दासी समझ बैठे हो, उस देवी के मंदिर की फसीलों को तुम जैसे देवताओं के लहू ने जोड़ रखा है।
उसकी ख्वाबगाह के दरबान देखे हैं? कई बरसों से सर झुकाए खमीदा कमर लिए ज़िंदगी का जायका भूलने को है। तुम्हें उसके गेसुओं की महक ने नहीं बताया? उसकी ख्वाहिश में रोने वालों के नाम से कहाँ कहाँ पर झीलें और चश्मे फूटे हैं। उसके पुजारी ज़िंदगी का सारा ईंधन उस पर वार चुके हैं। उसके पुजारी ज़िंदगी का सारा ईंधन उसकी दहलीज पर वार चुके हैं। दिन कब आता है, रात कहाँ जाती है, वो कभी सवाल नहीं करते, हिसाब नहीं रखते। दिन कब आता है, रात कहाँ जाती है, वो कभी सवाल नहीं करते, हिसाब नहीं रखते। वो जो उसके अतराफ में रोशनी जलती बुझती है, लोबान नहीं है। देवताओं और पुजारियों की आस है कि वो एक नज़र देखेगी और ज़िंदगी को उन्हें वापस सौंप देगी। जिसे दासी समझ बैठे हो, शाम ढलते ही उसके चरणों में पनाह मांगोगे और वो कोई दिया नहीं बुझाएगी। लेकिन तुम्हारी आंखों की लौ बाकी रह जाए, ये किसी सहीफे में दर्ज नहीं है। जिसे दासी समझ बैठे हो, वो अनाओं की जंग की अकेली फाते है। वाह वाह वाह, वेरी ब्यूटीफुल। फयाज साहब, मैंने ना ज़िंदगी में एक ही नज़म लिखी जी, आज से 2 साल पहले, और वो कैप्टन उसामा शहीद हुए थे जना वज़ीरिस्तान में। और हर रोज़ जो पिछले 4 साल से पाक फ़ौज के जवान और अफसर शहीद होते हैं, तो मैंने एक दिन बेसाख्ता बैठा हुआ था, तो मैंने पहली और आखिरी नज़म पाक फ़ौज के शहदा के लिए लिखी थी। और इस वक्त भी जो पाक फ़ौज के शहदा मुसलसल कुर्बानियाँ देकर हमें सुकून के साथ ये प्रोग्राम करने का मौका दे रहे हैं, और आज भी ईद के इन दिनों में भी अफगान बॉर्डर पे बिल्कुल ऐसे। हमारे जवान, उनके लिए मैंने एक नज़म लिखी थी जी कि वफा शुआरों की स्पाह। वतन की मिट्टी पे जान कुर्बां वफा शारों का मशगला है। वतन की खातिर लहू बहाना अजीमतों का ये सिलसिला है। सकूं परस्ती से कतअ तल की वफा परस्तों की आरजू है। वतन परस्ती का अलम लेकर शहादतों का ये सिलसिला है। साजिशों की सबील लेकर अदू अहले वतन अयां है। साजिशों की सबील लेकर अदू अहले वतन अयां है। वतन को चारों तरफ से घेरे मुनाफिकों का भी सिलसिला है। वतन फरोशों की सरबरियत मेरी सिपाह का मकाम है ये। वतन फरोशों की सरबरियत मेरी सिपाह का मकाम है ये सरफरोशी का अज़्म लेकर लहू नहाने का सिलसिला है। शहादतों की वरासतों का ये ताज कायम है सर पे अब तक। मेरे वतन की सपा पे मेरे खुदा की रहमत का सिलसिला है। हसन ये मेरी सपा नहीं है, मेरी बका का निशान है ये। हसन ये मेरी सपा नहीं है, मेरी बका का निशान है ये। शहादतों का अमीन लश्कर हमारी अजमत का सिलसिला। बल्कि अपने उन शहीदों को याद करना, गाजियों को। मैं नसर का तो अल्लाह पाक के करम से स्टूडेंट हूँ, तहरीर का एक मखसूस तर्ज तहरीर के साथ पिछले 25 साल से। नज़म जो है ना और गज़ल, मैंने ये बेसाख्ता जो है ना मुसलसल शहादतें हो रही थी उस दिन, अभी भी हो रही हैं, लेकिन वो कुछ 2-2.5 महीने थे, हर रोज़ 5, 6, 7 अफसर जवानों के जनाजे उठते थे। तो ये कैप्टन उसामा की शहादत हुई, यंग सा बड़ा खूबसूरत सा जना नौजवान था। तो मैं अपने घर में बैठा हुआ, तो मेरे जहन में ना कुछ अल्फाज उतरना शुरू हुए। तो मैं एक बिल्कुल किनारे पे बैठ के मेरे ख्याल को 2.5 से 3 घंटे लगाए मैंने। तो ये मैंने पूरी नज़र, फिर आमद हुई, आमद थी ये चाह के नहीं, ये जैसे एक जज्बात, बेसाख्ता आपके जज्बात जो है वो प्रॉम्प्टली जिसे कहते हैं, प्रॉम्प्टली। रिमशा, आपकी तरफ आऊँगी, कुछ हमें सुनाइएगा जो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जो आपने वॉइस ओवर्स किए हैं, उनमें से जो आपकी बहुत ज़्यादा फेमस वॉइस हैं, उनमें से कुछ सुनाइएगा। ऐसा तो काफ़ी जगहों पे चल रही है, जैसे आप लोग रोज़मर्रा में सुनते ही रहते हैं। और यहाँ मैं एक बात बहुत कैटेगोरिकली बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो मेरे अलावा भी काम कर रहे हैं, जैसे मेल फीमेल दोनों हैं। बिल्कुल, चाहे कोरोना कॉलर ट्यून हो, चाहे आप बैंक्स चले जाएँ, चाहे आप सेलुलर कंपनीज की कॉल सुन लें, या अगर आप एयरलाइंस में जाएँ तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिलेंगे। तो मैं आपको उसमें से एक वॉइस ओवर सुनाती हूँ। जैसे कोरोना की वबा आई और हमारे उस दौरान जो है ये कैंपेन्स चली कि हमें एक अलर्ट जारी किया गया कि सबको एक मैसेज
मैसेज पहुंचे, मैसेज में। क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ़ोन है। बिल्कुल। ठीक है, और उस पर आप लोग डिफरेंट आवाज़ें सुनते हैं। कोरोना की पहली वबा आई, उसमें आप लोगों ने एक आवाज़ सुनी, फिर दूसरी वबा आई, फिर वैक्सीनेशन डोज लगना शुरू हुई, तो उसमें आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है, लिहाजा आज ही अपने करीबी सेंटर से दूसरी डोज लगवाएं। शुक्रिया। फिर आपने सुना होगा छाती का कैंसर। छाती का कैंसर अमूमन ख़वातीन में पाया जाता है, जिसकी बरवक्त तशख़ीस ना होने की वजह से ये कैंसर जानलेवा साबित हो सकता है, लिहाजा आज ही अपना मुआयना खुद करें या किसी भी मदद के लिए डॉक्टर से रुजू करें। शुक्रिया। फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सी कैंपेन्स होती हैं, जैसे आपको सबसे जो मशहूर है, आप अक्सर कहीं भी किसी भी बैंक में चले जाएं, आप बैंक में जाएं, आप अपना लैब टेस्ट करवाने जाएं या कहीं पे भी जाएं, आप किसी भी जगह पे जहाँ पे टोकन मिलता है, तो टोकन में आप सुनते होंगे कि टिकट नंबर 58 प्लीज प्रोसीड टू काउंटर नंबर 2, टिकट नंबर 58 काउंटर नंबर 2 पर तशरीफ़ ले जाएं। शुक्रिया। खैर शुक्रिया नहीं होता, ये तो मैं खुद से कह रही हूँ। तो या यू कैन, यकीन नहीं आता AI कि जब जनरेटेड वॉइस होती है, बोलती अक्सर लोग समझते हैं कि AI की आवाज़ है, Exactly। लेकिन ये ह्यूमन आवाज़ है, ये एक इंसान की आवाज़ है। गॉड गिफ्टेड God ये gifted। आपकी बिल्कुल यकीन नहीं आता जब आप बोलती हैं, और वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि फ़ोन पर भी, अब आज ही सामने बैठी हैं तो इतना वो अजीब सी कैफियत है। उसमें एक और चीज़ भी कि जैसे इश्तिहार आता है टीवी पर और आप सुनते हैं कि दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय इन एसोसिएशन विद, फिर आगे ब्रांड का नाम होता है, फिर दिस टाइम चेक इज़ ब्रॉट टू यू बाय दिस टाइम चेक 11 AM 12 PM। तो इस तरह के जो आप सुनते हैं वो सारी आवाज़ें इंसान की और होती एम हैं। न्यूज़ के भी आप इस तरह स्पेशली की आवाज़ में 2 गालियाँ तो निकाल के बताओ। इसी से वो उनकी प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, आप निकाल के बताओ। नहीं आप छोटे लेवल की निकाल दो, अगर गुस्सा लेकिन भी- इसी लेवल है जो अच्छा, गुस्से में कोई बात करके आप दिखाएं। फयाज को डांट दें। डांट रही हैं। मैं आपकी मुश्किल आसान करती हूँ, आप फयाज को डांट लें, फयाज का शौक भी पूरा हो जाएगा, हम सुन भी लेंगे। अभी रीसेंट बात है, मैं अभी यहाँ शो पे आ रही थी तो रास्ते में मुझे बहुत ट्रैफिक मिला और इतना मैं परेशान हुई हूँ कि हमेशा वक्त की पाबंदी की और आज थोड़ा सा लेट हो तो गई, ईद की वजह से हो जाता तो है। उसमें भी जो है ना हम अपना तहजीब पे दामन नहीं छोड़ते। तो मैं कहा अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते कि रास्ता हट जाए, बदतमीज़ों रास्ता क्लियर कर दो। तो मैं अपने आप से ही बोल रही थी, किसी को कह तो नहीं रही थी, अपने आप को गुस्सा सारा अपनी गाड़ी में ही निकाल रही थी। लेकिन बहुत तहजीब याफ्ता ट्रैफिक के रश में ये अल्फाज थे खून तो आपके। खौल रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। ज़बान बिल्कुल। निकल गई। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ है नाज़रीन इकराम एक ब्रेक का। ईद की खुशियाँ हैं और सबको इन खुशियों में याद रखें। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ईद की खुशियों को मज़ीद दुबारा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी, तमाम मेहमानों को भी बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शफी जान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया जी ईद आपका। मुबारक। ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक और जितने देखने वाले हैं तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी बड़ी प्यारी एंकर पर्सन है आसमा इकबाल साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद बहुत मुबारक। शुक्रिया पहले तो इनवाइट करने के लिए। Thank आपको you for आपके coming. तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। मरवत साहब आपसे आगाज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ईद की रिवायात क्या हैं और वो कैसे कोई डिफरेंस कैसे है मनाते हैं? पंजाब और बाकी, और आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं? बहुत शुक्रिया आपके तमाम देखने वालों को और आपकी तमाम टीम को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। खैबर पख्तूनख्वा में बचपन से जो ईदें हमने देखी है, बचपन से लड़कपन से, उसमें उस ज़माने में एक एलिमेंट हुआ करता था एरियल फायरिंग का। चांद रात पे एरियल फायरिंग होती थी, फिर जो ईद मिलने आते थे वो फायरिंग और अपने बंदूकों के दाने खोल देते थे। एक तो ये एक रिवायत थी जो कि एक मखसूस थी KP के हवाले से। दूसरी जो है रमज़ान का महीना पश्तून जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियसली पूरी अकीदत के साथ ऑब्ज़र्व करते हैं और रमज़ान में जो है ज़्यादातर इबादत होती है।
लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि रोज़ाखोर भी होते हैं। बिल्कुल, ये नहीं है कि रोज़ाखोर जो हैं वो पठानों में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली ये कहा जाता है कि नहीं होते, नहीं होते, नहीं, होते हैं गिनती के, कम होते हैं। हाँ, मुझे खुद एक तजर्बा हुआ था। एक दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ रहे थे बल्दियाती, तो चाचाजाद मेरा जो था उसको मैंने नादिम के इलेक्शन के लिए फील्ड किया था। तो हमारा जिससे मुकाबला था ना, उनका जो चीफ सपोर्टर था वो मशहूर रोज़ाखोर था। इलाके में फिर शोहरत चली जाती है ना कि फ़लाँ रोज़े खाता है। तो रमज़ान में इलेक्शन आ गए, हमने कैंप उसी इलाके में लगा दिया। ये हमारे यूनियन से दूसरे यूनियन कौंसिल था। तो वहाँ दोपहर को जनाब आले खाने पका करते थे, दोनों तरफेन खाते थे। तो इलेक्शन हम जीत गए, 1000 से ज़्यादा लीड हमने दिया बल्दियाती में। तो वो जो रोज़ाखोर था उसने एक तारीखी बात कही। उसने कहा आज तक मेरे इस आदत को किसी ने शिकस्त नहीं दी, उन्होंने रोज़ाखोरी में भी मुझे शिकस्त दे दी। तो बाकी जो है ईद नमाज, ईद की नमाज होती है। बहरहाल हमारे गांव में या हमारे ख़ानदान में 2-3 स्पेशलिटीज़ या कोई डिस्टिंक्ट से कुछ कल्चर्स हैं। मिसाल के तौर पे ईद की चांद रात को एक डिश बनती है हर घर में। यानी हम 28-30 लोग हैं, 30 ख़ानदान हैं जो एक परदादा की औलाद है। तो हर घर में एक डिश बनती है, चावल या हलवा या अंडे या चिकन, ये एक डिश। और जब सुबह की नमाज़ होती है तो नमाज के फ़ौरन बाद ही मस्जिद में ये डिश ले आते हैं, वहाँ टोलियों में बट के हम खा लेते हैं। दोपहर का फिर खाना भी इसी तरह होता है कि उन्हीं 28-30 ख़ानदानों में हम लॉटरी कर लेते हैं। किसी को फ़लाँ के घर जाना होता है, किसी को फ़लाँ के घर जाना होता है। फिर हम असर के वक्त या सपेर के वक्त हमेशा से चरमारी करते हैं, निशानाबाजी करते हैं। अच्छा। तो वो निशानाबाजी जो है वो ज़रूर होती है। फिर गांव के लोग, ख़ानदान के लोग ईद, और ये उन दिनों की बातें होती है जब हमारे इलाके में अमन हुआ करता था। अब तो 25 साल से हम बदअमनी के शिकार हैं। और ईद जो है सिक्योरिटी की वजह से मैं तो खुद 2-3 साल से इस्लामाबाद में ही रह जाता हूँ। ओके। क्योंकि वहाँ बिल्कुल कत्ल गारत है, दहशतगर्दी है, रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। लेकिन फिर भी हर ईद पे हम उम्मीद बांध लेते हैं कि आने वाला दौर या वक्त या महीने हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए कोई बेहतर उम्मीद लाएंगे, कोई खैरियत आएगी। शफ़ी, आप कैसे अपनी ईद को एंजॉय करते हैं और क्या कंपैरिजन है बचपन की ईद का और अब की ईद का? और इतनी सारी मसरूफियात में ये जो ईद आती है और जो बचपन की ईद होती थी, सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ का था? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारी असली ईद तब होगी जब इमरान खान साहब रिहा होंगे। अच्छा। जब इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे तो तहरीक इंसाफ की वो ईद होगी। ठीक। तीसरी ईद है, इमरान खान साहब को नाहक कैद में डाला हुआ है। तीसरी ईद वो अडियाला में है। तो तहरीक इंसाफ के लिए तो ये ईद नहीं होंगी। लेकिन जहाँ तक मेरी ईद की बात है या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की ईद की बात है, जो रिवायात हैं, तो सुबह तो मैं अपने गांव की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर क्योंकि उसी गांव में मैं पला बड़ा हूँ, अभी मैं ज़रा शहर में रहता हूँ, 5 से 6 किलोमीटर का फासला है उस गांव तक। तो उधर फिर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे चचा हैं, गांव के बुज़ुर्ग हैं, दोस्त वगैरह हैं। 10-11 बजे तक उनके साथ रहते हैं। फिर उसके बाद जो मेरा हुजरा है सिटी में, शहर में, फिर उधर आ जाते हैं। फिर वो 3 दिन उसी हुजरे में होते हैं। मतलब हल्के के लोग आते हैं, कोहाट के आम लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं। तो 3 दिन तो फिर हुजरे में मौजूद होना लाजमी होता है, क्योंकि लोग जो आते हैं और अगर आप फिर हुजरे पे ना हो तो फिर बुरा मनाया जाता है। तो जो सियासतदान की ईद होती है वो हुजरे पे ही गुजरती है रात के 12-1 बजे तक। फिर अगर 12-1 बजे के बाद हम कुछ यूनिवर्सिटी के मेरे दोस्त हैं, कुछ कॉलेज के मेरे दोस्त हैं, वहाँ के लोकल मेरे दोस्त हैं, फिर उनके किसी हुजरे में जाके हम बारबेक्यू करते हैं, गपशप लगाते हैं लेट नाइट तक, और फिर सुबह से दोबारा यही रूटीन शुरू होता है। फैमिली की तरफ से शिकवा नहीं होता कि फैमिली को अब आदत हो गई है, अब आदत हो गई है। मेरी वालदा जो थी वो व्हाट्सएप का फ़ोन उनके पास नहीं है, वो छोटा फ़ोन है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो आम रेगुलर नंबर ही यूज़ करती है। तो वो मेरा जो पीएस है तो उसको कॉल करती है, क्योंकि अक्सर रिकॉर्डिंग्स की वजह से या मीटिंग्स की वजह से मेरा नंबर ऑफ होता है, तो व्हाट्सएप उनके पास होता नहीं है, तो उनके थ्रू मुझसे बात होती है। तो जब मैं घर जाता हूँ तो वही यही शिकायत करती है कि पहले 15 दिन में 2-1 दिन में नज़र आ जाते थे, अब तो महीनों घंटे एक के लिए नज़र आ जाते हो, फिर गायब हो जाते हो। फिर ईद के लिए ये होता है कि
मैं लेट जाता हूँ तो अम्मी वगैरह सोई होती हैं, फैमिली वगैरह सोई होती हैं, और फिर अर्ली मॉर्निंग दोबारा 10-11 बजे हुजरे निकलना होता है, तो या फिर वो जल्दी जाग जाते हैं, कहीं निकल जाते हैं, या फिर वो या सोए होते हैं, मैं निकल आता हूँ, तो मुलाकात बड़ी कम रह गई है अब। अच्छा आसमा, आप बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरती है अब, और बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या डिफरेंस है? और एज एंकर कैसे गुजरती है कि रिकॉर्डिंग, आप वैसे ये भी कह सकती हैं कि अभी भी बचपन की ईद ही है। मैं ये कहने वाली थी कि बचपन गए, कोई ज़्यादा वक्त हुआ नहीं, लेकिन चलिए मजाक से हट के बचपन की ईद और अब की ईद में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सिर्फ मेरी बचपन की है, हम सबके बचपन की ईदें हैं। जिस तरह से भी ज़माना तब्दील हुआ है, उसी तरह से त्यौहार मनाने के तरीके जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा चीज़ जिसे मैं मिस करती हूँ वो है ईद कार्ड्स। हाँ, जो अब हम लाइक व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं। और अच्छा, अब तो बहुत सारे लोग, मैं खुद चूँकि ऐसा करती हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को रिप्लाई कर रहे होते हैं जो हमें मैसेज करते हैं। मैं खुद से किसी को मैसेज नहीं कर रही होती हूँ, और उसके लिए भी मैं ईद के दूसरे या तीसरे रोज़ मुझे फुर्सत मिलती है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की तादाद भी कम होती चली जाएगी जो ईद के मैसेज करने में पहल करते हैं, और शायद हम इस चीज़ से भी महरूम हो जाएंगे, इस चीज़ को भी खो देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे ज़्यादा तो मैं मिस करती हूँ ईद कार्ड्स को। फिर मैं मिस करती हूँ जो कड़क नोट ईद पे मिला करते थे, और उनका एक अपना मज़ा हुआ करता था। मैं तो एक प्रोग्राम में, बल्कि मैंने एक और जगह भी बताया कि जो नोट थोड़े मुरझाए हुए अगर मुझे कोई देता था तो मैं उसको बाकायदा इस्त्री किया करती थी। अच्छा। ताकि वो नोट जो है वो कड़क रहें और मेरे पर्स के अंदर जो है वो जाए, सेट हो जाए। और उसके बाद था कि हर शहर के अंदर भी, अब तो शायद गांव देहात में होगा, लेकिन पहले शहरों में भी था कि छोटे छोटे ईद बाज़ार लगा करते थे, जहाँ पे ये मेला ठेला जिसको हम बोलते हैं वो लगा करता था। जहाँ आप जाते हैं, आप चना चाट खा सकते हैं, आप आइसक्रीम्स खा सकते हैं, जलेबियाँ बन रही होती थी, और पता चलता था कि ये छोटा सा एक ईद बाज़ार है। और एक और चीज़ होती थी, शो ऑफ करना, कपड़े पहन के अपनी सहेलियों को दिखाना, मोहल्ले में जो कुछ आंटियां खास होती थी मखसूस वाली, उनको जाके दिखाना कि मैंने ये पहना है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हम महरूम हो गए, ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें मज़ा पैदा करती थी ईद का, तो वो मज़ा, वो लुत्फ़ जो है वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी एंकर्स की रूटीन भी इस तरह की है ना कि वर्कलोड, रिकॉर्डिंग्स, हम तो ज़्यादातर ईद सो के मैं ईद के रोज़ वैसे अपनी स्किन को रेस्ट देती हूँ। अच्छा, क्योंकि ईद से पहले, अभी जैसे मैंने सुबह 11 बजे से मैंने ये मेकअप पहना हुआ है, और अभी मैं आपकी ईद शो के लिए भी, ज़ाहिर है ईद का दिन है आज तो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वैसे मैं अपनी स्किन को रेस्ट दूँ, क्योंकि पूरा साल ही तकरीबन हम मेकअप में होते हैं। तो व्हेन आई एम होम मेकअप पहना जाता है, ये कोई कमीज हो गई जो पहन लिया है? किया जाता है? नहीं, पहना भी जाता है, लाइक मेकअप में तो मैं तो उसको यही कहती हूँ, लेकिन किया भी जाता है, आप जो मर्जी कह लें। पश्तो में क्या कहते हैं ये भी मैं बता दें, या ये वेयरिंग मेकअप, या तो उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो लफ्ज़ ये ट्रांसलेशन नहीं, वो तो अंग्रेजी में अगर लफ्ज़ बलफ्ज़ ट्रांसलेशन पे जाएं तो फिर तो मेरे ख्याल में बड़े लतीफ़े बन जाएंगे। अच्छा, वैसे नहीं मरवत साहब, आपको बिल्कुल इजाज़त है, आप जितने मर्जी लतीफ़े बनाएं, क्योंकि आप जैसे ज़बरदस्त लतीफ़े तो कोई बना नहीं सकता। एक लतीफ़ा तो अभी आपने हमें लाइक अभी अगर कहते हो तो दोबारा सुना दूं। नहीं, वो देखिए वो वहाँ से एडिट हुए ना मरवत साहब, तो वो यहाँ भी एडिट करना पड़ेगा। नहीं, आप सुनाने तो सुना दीजिए, आप बता दें। नहीं, हम एडिट हो जाएगा। एक और ईद शो में मरवत साहब थे, और अभी हमें प्रोग्राम शुरू होने से पहले बता रहे थे क्या हुआ जी। उधर सुजैन आई थी और कंबर ज़ैदी का ये शो था, ईद शो था। तो वहाँ कंबर ज़ैदी ने इंकशाफ किया कि उसकी शादी नहीं हुई है और उन पे काला जादू हुआ है। ओके। और सुजैन का तो मुझे पता है कि उसकी भी शादी नहीं हुई है, और सुजैन बता रही थी कि भाई उसके पीछे कोई आया भी नहीं है, न किसी ने उसको जो है घास डाली है। ओके। सुजैन तो माशाल्लाह क्यूट है, प्यारी है, मेरी तो बच्ची की तरह है, लेकिन प्रिटी माशाल्लाह, हाँ? शी सो प्रिटी, बहुत खूबसूरत है वो। तो मैंने दोनों को सुनने के बाद जो कंबर ज़ैदी है उसका तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया। मेरे क्लाइंट है, मैंने उसको कहा हकीम शहजाद लो अपाड़, तो मैंने कहा कि वो आपका केस मैं उनको रेफ़र कर देता हूँ, वो जनाब आली काला जादू का भी इलाज कर देगा, बाकी भी शिफा मिल जाएगी। और सुजैन को मैंने कहा कि भाई आप ज़रा थोड़ा सा हाथ होले रखें, तो किसी को तो मौका तो देना, वो तो बिल्कुल नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती है। यानी कि चूँकि मैं बहुत अरसे से उनको जानता हूँ, वकील हैं हमारी, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल, किसी को ज़रा नज़दीक तो आने दें आप, तो मतलब है ना। तो बहरहाल दोनों को मशवरा मैंने दिया है। अच्छा, मशवरा आपने? हाँ, लेकिन ये कि अब
ये कंबर जैदी का इलाज करा के ही छोड़ूंगा। अच्छा, आप बल्कि मरवा साहब मुझे दिखा रहे थे, इन्होंने उनका नंबर और केस आगे रेफर भी कर दिया। मैंने क्या किया, उस शो के दौरान ही मैंने हकीम शहजाद को मैसेज भेज दिया। मैंने कहा ये नंबर भेज रहा हूँ कंबर जैदी का है, उसको आपकी मदद दरकार है तो आप काइंडली कंबर जैदी के साथ जो है रब्ता कर लें। अभी आप फैसला कर लीजिए कि एडिट होना है या जाना है। ये आप देख लेंगे। इसे प्लीज एडिट करवा दीजिए। जी जी, वो यही होगा मुझे लगता अच्छा है। मरवत साहब, आप ये बताएं कि ईद पर बच्चे आपको तंग करते हैं ईदी के लिए? इतनी नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए? ईद पे तो मेरा ख्याल, देखिए मैं ईद में रमज़ान में कोई बुखल से काम नहीं लेता हूँ। अच्छा। और बहुत सारे लोगों की मतलब है, यानी अभी हमें भी ईदी मिलने वाली है, हम उम्मीद रखें। सब छोटे हैं सेट पर ईद में जो है बच्चे जो हैं वो मैं बैंक से गाड़ियाँ ले लेते हैं ना जी, नए नए करारे नोट आ जाते हैं, तो वो मैं कोई 8-10 दिन पहले ले आता हूँ। तो वो जनाब अली जब गांव में होता हूँ तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दरकार होती है। यहाँ तो फिर घर वाले जो हैं वो इनकी अपनी ईद 15 दिन पहले शुरू हो जाती है। तो बहरहाल ईदी में मैं कोई बुखल नहीं करता हूँ, जो भी मिलता है पूरी तसल्ली बख्श ईदी देता हूँ। सही। मोमिना साहिबा, आप ये बताइएगा, ईद आपकी रूटीन तो हमने ईद की डिस्कस की, कोई हिडन टैलेंट जो आपको लगता हो कि दुनिया ने अभी नहीं देखा लेकिन आपका एक हिडन टैलेंट है कोई? मेरा ख्याल है कि मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं हूँ कि चीज़ें मेरे अपनों से या जो मेरा सोशल सर्कल है उन लोगों से छुपी हुई हूँ। एज सच हिडन टैलेंट नहीं है। जैसे अभी ईमान ने एक चीज़ बता दी, मतलब मैंने कभी बताया नहीं है, मैं शायरी करती हूँ। आई डू राइट शॉर्ट स्टोरीज़, कॉलम्स लिखती रही हूँ मैं 4-5 साल एक रूटीन के साथ। तो मेरा ख्याल है कि मैं बस लिखने पढ़ने का काम ही कर सकती हूँ, यही मेरा काम है। या फिर हमारी जो सियासत है उसका जो मंजरनामा है उसमें मैं मौजूद हूँ। मेरे लिए ये भी एक औरत होने की हैसियत से, फिर हमारे कल्चर के हिसाब से ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए। बहुत बड़ी बात है। शफी, आपका क्या हिडन टैलेंट है? मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा हूँ। क्रिकेट मैंने बहुत खेली है। अच्छा, मतलब आप सियासतदान ना होते तो फिर आप? हाँ, मैं स्पोर्ट्स में ही कुछ होता। क्रिकेटर होते शायद? क्रिकेटर मैंने अंडर 16 खेली है एबटाबाद रीजन से। ओके। हाँ, और मैं स्क्वाश भी बड़ा अच्छा खेलता था। मैं अपने कॉलेज का कैप्टन होता था क्रिकेट में, बास्केटबॉल का कप्तान था मैं। आप भी कप्तान थे और अभी आप अभी कप्तान के जो हमारे कप्तान है वो तो अडियाला में है, उसी की टीम में भी खेल रहा हूँ। आप कप्तान की टीम में खेल? बिल्कुल जी। आसमा, आपका कोई हिडन टैलेंट? शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा। वैसे मेरे पास घर पे ज़ाहिर शेफ़ है, तो लोगों को ही लगता होगा, जो मेरे घर इवन गेस्ट भी आते हैं उनको लगता है कि ये तो बनवाती है और खाना खिला देती है। बहुत कम लोगों ने, बहुत कम चैनल्स पे, जैसे आज टीवी की मेरी जो टीम थी उन्होंने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया है। हमें कब खिलाएंगे? वो जानते हैं जब आप लोग बोलें। अच्छा, लेकिन शेफ से बनवा के खिलाऊंगी। अच्छा। हर एक को नहीं मैं खिला रही होती इतने हाथ से बना के, क्योंकि मुझे कुकिंग करना थोड़ा मुसीबत लगता है। लेकिन जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी पूरी फैमिली में मेरे से बेस्ट खाना कोई बनाता है। बहुत अच्छा खाना। और मुझे ये होता है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसका जायका आना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर आप बैंगन बना रहे हैं तो बैंगन का जायका आना चाहिए, आप गोभी बना रहे हैं तो गोभी का जायका आना चाहिए। बहुत सारे घरों से जब ऑफिस में खाना आता है तो वो एक ही तरह का मसाला इस्तेमाल करते हैं। वो गोभी बनी है, ये बैंगन बना है, उसका टेस्ट एक सही होता है। तो मुझे होता है जो सब्ज़ी आप बना रहे हैं उसका जायका आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यही मेरे खाने को मुमताज़ करती है। तो मैं अच्छी शेफ़ हूँ। You're a good chef। मरवा साहब, आपका कोई हिडन टैलेंट जो हमने ना देखा हो? अच्छा, जो दुनिया से अभी पोशीदा हो? मेरा ख्याल और जो है कैमरे कि पे बताने अगर वाला हो। मेरा एक टैलेंट है और वो गैर मामूली है जी। वो ये है कि मैं बहुत ही तवील वॉक करता हूँ। अच्छा। मतलब 15 से 20 किलोमीटर जो है अगर कोई मेरे साथ रवाना हो जाए ना तो सारे लोग थक जाते हैं। ये गाड़ी में करते हैं आप 15 से 20 नहीं, किलोमीटर? पैदल। और वो जो है कोई मुझे वॉक में हरा नहीं सकता है। अच्छा। बिल्कुल, ये एक टैलेंट कह लें या जो भी कह लें। अच्छा, आप लॉयर और सियासतदान ना होते तो क्या होते? मैं उस्ताद होता। उस्ताद होते। और मोमिना साहब, आपको क्या लगता है, आप सियासत में ना होती तो आज क्या कर रही होती? मैं अगर सियासत में ना होती तो मैं भी कहीं पढ़ा रही होती। पढ़ा रही होती।
और आसमा आप एंकर, आप एंकर ना होती तो क्या होती? मैं भी पढ़ाती रही हूँ, पहले मैं भी पढ़ाती मैंने बीए के बाद बीएड किया था अपने अब्बा के कहने पे, और वो चाहते थे कि मैं टीचर बन जाऊँ। मैंने फ़ज़ाइया स्कूल्स के अंदर जो ट्रेनिंग के दौरान हमारे क्योंकि मैं फ़ज़ाइया से ही कर रही थी बीएड, तो मैंने वहाँ के बच्चों को पढ़ाया भी है और मेरे बच्चे मेरे बड़े फ़ैन भी होते थे। तो शायद मैं टीचर होती, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या बनना चाहती थी, अगर उसमें आप पूछ रहे हैं, तो शायद मैं एयर होस्टेस होती या फिर मैं मॉडल होती। ठीक, राइट। अच्छा शफी जान शफी, साहब। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आपकी लाइफ का जो आपको याद आता हो, फिर आप हंसते भी हो लेकिन किसी से शेयर ना किया हो? नहीं, ऐसे कोई मोमेंट तो ना मुझे याद आ रहा है, ना ऐसे कोई वाकया हुआ है। और अगर अभी तक शेयर किसी से नहीं किया तो अभी भी नहीं करेगा? अभी भी शेयर नहीं करूंगा ऑन कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो क्यों शेयर करेंगे? तो ऐसा कोई वाकया ना अभी ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, ऐसा कुछ वाकया। अच्छा, ईद पर सबसे पहले आपको किसी का फ़ोन का इंतज़ार होता है, तो वो कौन होता है? देखिए, वाले साहब जब हयात थे तो वाले साहब से मिलने का बड़ा दिल होता था कि जैसे ईद की नमाज़ हो जाती तो उससे गले मिलते थे। अभी सबसे पहले ईद के दिन मैं उनकी कब्र भी जाता हूँ, उनसे एक अटैचमेंट है। फिर वालदा घर पे होती हैं तो उनसे मिलने जाता हूँ। तो वालिद और जो वालदा होते उसका नामुल बदल नहीं होता। देखिए, अगर आप वाइफ होती है तो आप दूसरी शादी कर लेते हैं, बच्चे 3-4 आपके हो सकते हैं, भाई 3-4 हो सकते हैं, बहनें आपकी 3-4 हो सकती हैं। वाहिद इस दुनिया में ऐसा रिश्ता है माँ बाप का जिसका नामुल बदल नहीं है। तो अब जिसके हयात हैं उनकी खिदमत करनी चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए, और जिनके जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह सबके वालिदैन के दर्जात बुलंद करें, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। आपको भी ईदी मिलती है वैसे ईद पे, या सिर्फ आप देते हैं? नहीं, बड़ी भाई से ईदी लेता हूँ, 2 बड़े भाइयों से ईदी लेता हूँ। अम्मी को तंग करता रहता हूँ पर अम्मी देती नहीं है ईदी। मनोज साहब, आपने लास्ट टाइम ईदी ली कब थी? मुझे नहीं याद। नहीं याद? हाँ, काफ़ी अरसा हो गया। बुजुर्ग जब वालिदैन थे तो मिला करती थी, जब हम बच्चे थे। मेरा ख्याल है 86 के बाद मुझे ईदी नहीं मिली है। अच्छा मरवा साहब, पूरी तैयारी करवाते हैं, भाभी को लेके जाते हैं और मेहंदी लगवाना, चूड़ियाँ लेना, जो पूरी तैयारी होती है एक ख़वातीन की? कभी ज़िंदगी में नहीं किया है। अच्छा, वो ख़वातीन का शोबा ख़वातीन का ही होता है। और हम अगर आम दिनों में चले भी जाया करते थे, अब तो मुमकिन ही नहीं है। एक दिन बच्चों को लेके मैं नतिया गली चला गया। अच्छा। तो बेगम को उस दिन मैंने फ्रंट सीट पे अपने साथ ही बिठा लिया। तो जब मैं नतिया गली पहुंचा तो पीछे से एक तस्वीर वायरल थी, दूर से ली गई थी, और लोगों ने कहा जनाब ये मरबत साहब अयाशी के लिए जो है नतिया गली जा रहे हैं। That's sad. तो लिहाजा एक सवाल आपने शफी जान से किया, मुझे एक बड़े एम्बैरेसिंग, मैं उसी पे आपसे पूछने लगा था। एक दफ़ा इस तरह हुआ, खान साहब के पास मैं गया, तो अमूमन मेरी ग़ैबतें उनके पास हुआ करती थी जब ये लोग आना शुरू हुए ना। तो मैंने खान साहब से बात की और उसके बाद उठ के कहीं और गया और फिर जाके खान के पीछे कुर्सी डाल दी। तो जनाब 2 लोग आ गए जो मेरी ग़ैबत की नीयत से आए थे और उन्होंने ग़ैबत शुरू की। अब मैं पीछे बैठा हूँ, उनका मेरी तरफ ख्याल नहीं है कि मैं भी सुन रहा हूँ अपनी ग़ैबत। अच्छा। तो खान भी हुआ कर रहे थे, तो वो झूठ बोल रहे थे। तो मैंने, वो दोनों वकील थे, तो मैंने जनाब उसी दौरान एक बात में उनको लुकमा दिया, पॉजिटिव लुकमा। तो उन बदबख्त मेरे अपने खिलाफ ही पॉजिटिव लुकमा दिया था। तो वो ये भी तो उनको तब भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मरवत की आवाज़ है या मरवत खुद बैठा हुआ है। तो आगे से वो दूसरा कहते जी जी बिल्कुल ये भी बात है, खान को बताया। तो खान ने नहीं बताया कि मरवत खान जो है वो तो हमेशा जब भी उसके कान में किसी के खिलाफ कोई बात डालो, खान बड़ा एंजॉय करता है। उन्हें आइडिया होता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, हमेशा खान मुझे खुद कहता था। अच्छा, दूसरी बात, एक और एम्बेरसमेंट मुझे याद आई, बाद औक़ात बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाती है। तो मेरे साथ एक और वाक़या हुआ था एम्बेरसमेंट का। ये जो मैंने आपको कहा ना कि ये सवाल, तो उस वक़्त तो ज़हन में था, अब निकल गया वो जो वाक़या था, लेकिन था बड़ा ही एक हिस्टोरिकल एम्बेरसमेंट थी। तब तक आप प्रोग्राम जारी रखें, मुझे याद आ जाएगा। चलिए आप याद करें, बल्कि तब तक हम हमारे साथ हन्नान मौजूद है। हन्नान से कुछ सुनते हैं, कोई हमें गाना सुनाए और ज़रा माहौल में जान डालें अपनी आवाज़ से।
मिली है राहत, तू ही तो मेरी है चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी। तेरी यादें हैं कुछ अधूरी, सांसें आधी हैं कुछ है पूरी, आँखों में है ये कैसी नहीं। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे जरा सांसों में अपनी बसा। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। माशाल्लाह, आवाज़ बहुत प्यारी है ज़बरदस्त, हनान की। ज़बरदस्त। बिल्कुल, और गुफ्तगू के बिल्कुल सिलसिले ऐसे ही को है। आगे बढ़ाएंगे, आगे लेकिन बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दिल तो नहीं कर रहा वैसे कि ब्रेक पे जाने की, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और बड़ी खूबसूरत ही हमारी नशिस्त जारी है, बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी मीठी बातें हो रही हैं। मरवत साहब, आपकी तरफ आऊँगी, अब आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे। कुछ शख्सियत का नाम आपको बताऊँगी और आपने उनको मशवरा देना है, जो भी आप देना चाहें। पहला नाम मौलाना फजल रहमान। सियासत से अब रिटायर हो जाएं, अपने अच्छा। बच्चों को जो हैं जिम्मेदारियां दे। ठीक। कामरान टिसोरी। कामरान टिसोरी जो है एक बहुत ही मेहमान नवाज शख्सियत है, और मुझे ज़ाती तौर पे इसका तजर्बा हुआ है। अच्छा, तो आप उनको मशवरा क्या देना चाहेंगे? मशवरा उसको मेरा ये है कि उसको उम्मीद रखनी चाहिए, मैं खुद उसके हटाए जाने पे खफा हूँ। अच्छा, ठीक। कायम अली शाह। कायम अली शाह जो है वो हमारी एक कौमी तारीख़ी विरसा है, जो यकीन करे जी कि जितनी अहमियत फ़िरऔन के ज़माने की उन ममीज़ की हैं उतनी कायम अली शाह की है। ठीक। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि बाइज़्ज़त तौर पे उनको भी रिटायर होना चाहिए बिलावल के हक़ में। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी मरियम बीबी के हक़ में रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हें अब क्या करना तो उन्हें अब चाहिए? क्या करना चाहिए? Relevant कैसे? मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आजकल अगर पोते पड़पोतो इनको ज़रा ये गोद में खिलाएं पिलाएं, सियासत उन्होंने काफ़ी कर ली है। ठीक है। आखिरी नाम खान साहब, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की पूरी कौम जो है मुंतज़िर हैं कि कब यह शहज़ादा बाहर आएगा। ठीक। मशवरा देना चाहेंगे कोई? मशवरा मेरा ये है कि काश खान जो हैं ये बुग़्ज़ पर मबनी चुगलखोरों के मशवरे जो हैं उनको रद्द करते। अच्छा मोमिना वहीद साहिबा, आपकी जानिब आते हैं, कुछ शख्सियात के नाम लेंगे और उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? सबसे पहले मरियम नवाज। मरियम नवाज साहिबा इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जितनी फैब्रिकेटेड चीज़ें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके टिकटॉक पर, हम अपने टेलीविज़न पर, अखबारात में, तो मेरा ख्याल है कि अगर उतना ही काम ग्राउंड पर भी हो तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, इनकी मज़ीद अच्छी हो जाएगी। सही। और बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या मशवरा देना चाहेंगी? बिलावल साहब ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा मशवरा यही है कि इसी तरह से, इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत करने को अगर अपना नस्बुल-ऐन बनाकर वो चलते रहे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी साहब अपनी पार्टी के हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि सूबे की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी तहरीकें चलती हैं, हर जमात तहरीकें चलाती है, हर जमात की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन अपने लोगों को निगलेक्ट ना करें जो उन्हें ईवान में लेके आए हैं, जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को भी पूरा करें। सही। और इमरान खान साहब को कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करना होगा कि कहाँ कहाँ पर उनसे गलतियाँ हुई। जब तक वो रियलाइज़ नहीं करेंगे, चीज़ें उनके हक़ में ठीक नहीं होंगी। ठीक है। शफी, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? सबसे पहला नाम मरियम नवाज। टिकटॉकर। अच्छा, मशवरा देना चाहेंगे? टिकटॉक से हुकूमत नहीं चलती। नहीं चलती। नवाज शरीफ साहब।
एज गेम इज़ ओवर, अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए। आप लगता है मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं। नहीं, अब जो हकीकत है वो हकीकत। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी को भी अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए और वो बिलावल के लिए जी रहे हैं, बस बिलावल की अगर काउंसलिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक। और गंडापुर साहब, गंडापुर साहब मेरे बड़े भाई हैं। जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के पे सूबाई सदर 9 मई के बाद सूबाई सदर थे, जिस तरीके से पार्टी को तहरीक को आगे लेके बढ़े हैं, तो वो काबिल मशवरा कोई देना चाहेंगे आप उन्हें? वज़ारत आला की कोशिश में लगे रहना चाहिए। वो तो इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन कोशिश तो हर बंदे का हक है। हर बंदे का है। देखिए 92 MPAs हैं। हाँ। सोहेल साहब को हटा के 91 बनते हैं। हर बंदे का हक है, हर बंदे की ख्वाहिश हो सकती है। फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब मुश्किल में छोड़ के गए थे। जो मुश्किल में छोड़ के चला जाता है उसकी वापसी के रास्ते पर नहीं होनी चाहिए। तो आप उन्हें मैसेज दे रहे हैं, एडवाइस? नहीं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो लोग खान साहब को मुश्किल के वक्त में छोड़ के गए हैं उनकी वापसी का रास्ता इतना आसान होगा। उन पे कितनी मुश्किलें पड़ी जिन उन्होंने खान को छोड़ा। 124 लोग हैं, सबको मारा पीटा गया, जेलों में डाला गया। तो लिहाजा तो मरवत साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई आराम से किसी ने तो नहीं छोड़ा। नहीं, फिर डिफरेंस होना चाहिए। जिसने मार खा के भी खान को नहीं छोड़ा और जो 2 दिन जेल गुजार के खान को छोड़ गया, तो इसमें डिफरेंस होना चाहिए। जेल काटी है उसने, हर बंदे ने जेल काटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आपने काटी है, मैंने काटी है, सबने काटी है। मुश्किल है मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। लेकिन मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ। हो सकता है कल मैं गिरफ्तार हो जाऊँ और मुझे मार पीट के वो ला के मीडिया पे बिठा दे कि जी ये बयान दें, इसमें मेरा कसूर होगा, शफी जान आपका कसूर होगा। हम क्यों भूल जाते हैं? पीटीआई का कल्चर यही है कि जिसको निकाला जाता है लोग समझते हैं उसकी जगह शायद मैं ले लूँगा। और यहाँ पे 18 के बाद से लेकर आज तक कोई आया नहीं है, कोई आया नहीं है। जितने भी गए हैं एक भी, और जो भी ये जुबैर साहब आना चाहते थे पार्टी ने कहा नहीं, और भी चंद बड़े बड़े नाम हैं। ये तो चले एक शिकवे हैं और ये आम रूटीन में भी हम देखते हैं। आसमा साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। आप क्योंकि बाकी तो वी हैव ऑल द पॉलिटिशियंस हियर, तो उनके मशवरों में थोड़ा सा अपनी सियासी वाबस्तगी का रंग भी हो सकता है। आप क्या मशवरा देंगी सबसे पहले तो मरियम नवाज को? मैं शफ़ी जान की बात से इत्तेफाक करते हुए मैं उनसे कहूँगी, जैसे मैम ने भी फरमाया कि टिकटॉक पर ज़रा कमज़ोर रखें और प्रैक्टिकली तवज्जो दें बहुत सारी चीज़ों की तरफ। सही। और क्या मशवरा देंगी आप बिलावल साहब को? बिलावल साहब को मैं मशवरा दूंगी कि थोड़ा सा वेट जो है वो दोबारा से गेन करें। अच्छा। कुछ ज़्यादा वेट उनका कम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ ज़्यादा कम हो गया। और पैवस्ता रहें शजर से और उम्मीदें बाहर रख। बिल्कुल। और इमरान खान? इमरान खान साहब को मशवरा ये दूंगी कि अब डिसाइड कर लें, बहुत देर हो गई, अब डिसाइड कर लें, मज़ीद देर ना करें। सही। और आगे बढ़ते हैं मरवत साहब, एक और गेम छोटी सी, कुछ लोगों के नाम लेते हैं और आपने सिर्फ उनकी तारीफ करनी है, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट उनका, कोई उनकी तारीफ। सबसे पहले मोहतरमा मरियम नवाज। खूबसूरत है, परफॉर्मेंस की ये तवक्को नहीं थी मेरी ज़ाती, दिलचस्पी ले रही है अपने काम में। और फवाद चौधरी? फवाद चौधरी पॉजिटिव, बहुत ही एक ऐसा शख्स है जब बोलता है ना तो मन करता है कि उसको सुनते ही जाए, बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू करता है। शहबाज गिल? पॉजिटिव बात? पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। ईद है ना? पॉजिटिव तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। आप सोचे, हाँ जी, पॉजिटिव आ गई जी। नंबरदार का बेटा है। सही हो गया। ठीक है मोमिना साहिबा, आपकी जानिब आते हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम लेंगे, आपने उनकी पॉजिटिव बात बतानी है। इमरान खान? इमरान खान साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत शानदार जज्बे के साथ पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं वो। और मरियम नवाज? हसीन हैं, बावकार हैं, नफीस हैं। नाइस। शफी जान साहब की जानिब बढ़े। शफी आप से कुछ पॉजिटिव कमेंट्स ले लें। जी, अब आपने वो टिकटॉक वाला मशवरा तो दे दिया, अब पॉजिटिव चीज आप बताएं। अच्छी टिकटॉकर है। ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव, अच्छी टिकटॉकर है। तारीफ करनी है ना, उन्होंने की तारीफ। ये भी तारीफ आपने की है। तारीफ ही है। ठीक है, ये जो गुलकार जवाद अहमद साहब हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव, अच्छे सिंगर थे, अच्छे सिंगर है भी। वो अब नहीं रहे ना सिंगर? नहीं, अभी भी गाते हैं मेरे ख्याल में।
हाँ, वो एक जलसे में उन्होंने वो मेहंदी की रात अभी रिसेंटली गाया था, अच्छे सिंगर जलसे में। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो बीबी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करें और जिस तरीके से वो लगे हुए हैं लगे रहें। अच्छा शफी, आपको मैं 2 नाम बताऊंगी, आपने उसमें से एक को चूज करना है, आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। मुश्किल में फंसा दिया। नहीं, वो ये आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। वो ये नहीं पूछ रही किस काम के लिए चूज करना है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी। किस काम के लिए चूज किया? बस कर लिया। आसिफ अली जरदारी या गंडापुर। गंडापुर या सोहेल आफरीदी। सोहेल आफरीदी दोस्त अच्छे हैं या वजीर आला। वजीर आला अच्छे हैं। अच्छा, सोहेल आफरीदी दोस्त नहीं है किसी के, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, दोस्त भी अच्छे हैं लेकिन गवर्नेंस वो बेहतरीन तरीके से इस टाइम जिस मनसब पे वो बैठे हैं इस मनसब के वो हकदार अच्छा कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी या नईम हैदर पंजोता। सोहेल आफरीदी। ठीक है, नईम हैदर पंजोता या सोहेल आफरीदी में से इमरान खान। ये या फिर इमरान खान। इमरान खान डेफिनेटली। अच्छा, इससे आगे तो मेरे ख्याल बढ़ना ही नहीं चाहिए। बढ़ना ही नहीं चाहिए, स्टॉप कर दें। स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाना। आगे मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, वो पूछूंगा नहीं, वो मैं पूछूंगा नहीं, एक और पर्सनालिटी आ रही थी। आगे बढ़ते हैं, तस्वीरी एक गेम खेलते हैं, कुछ पर्सनालिटीज की सामने स्क्रीन पे तस्वीर चलेगी और आपने बताना है कि ये कौन सी शख्सियत है। जी। और जो भी हमारे गेस्ट पहले पहचान ले तो जरा हाफजे का इम्तिहान हो जाएगा। सबसे पहले तस्वीर दिखाएं जी। उनको इनाम मिलेगा, मरवा साहब कह रहे हैं, फिर उनको इनाम मिलेगा। अच्छा जी, तो बताइएगा ये पर्सनालिटी कौन है? सिकंदर मिर्जा। मरवत साहब ने पहले पहचान लिया इन्हें। एक पॉइंट। अच्छा, नहीं मुकाबला है जी, मुकाबला है। अच्छा, मैं कैसे फोन से पूछा चाह रहा हूं। ये कंपटीशन है, बजर हमारे पास नहीं है तो बस जो पहले बोल दे। दूसरी तस्वीर दिखाएं। दूसरी तस्वीर गुलाम मोहम्मद जी, जीएम सैयद। बिल्कुल जीएम सैयद। एक पॉइंट मोमिना साहिबा आपका हो गया। 1-1 कर देते हैं। अगली तस्वीर चलाएंगे। अगली पिक्चर देखिए। ये किसी पुराने लोगों को क्यों निकाल के ला रहे हैं? मोहम्मद अली बोगरा। कोई आजकल के पूछ लें। नहीं बोलना। ये हैं जी, नहीं गैस कर रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा एफ से नाम शुरू होता है। लगते कोई वकील ही है। किससे शुरू होता है? एफ से। फजल हक। और पाकिस्तान के एक बड़े ही अहम तरीन टॉप ओहदे पे फजल इलाही साहब। नहीं ये नहीं पाकिस्तान के एक बड़े अहम तरीन ओहदे पे रहे हैं साबिक। चलें। और इनके नाम में एक सियासी जमात का नाम भी आता है। बिल्कुल। फिरोज खान नून साहब हैं। फिरोज खान नून साहब हैं जी। और आगे बढ़ते हैं जी, एक और तस्वीर दिखाएं, अगली पिक्चर दिखाएं जी। हाँ, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर समर। बिल्कुल, डॉक्टर समर मुबारकमंद। एग्जैक्टली। और ये इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत बड़ा किरदार है। डॉक्टर है ना, वो तेज है। बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आज हम इन्हीं की वजह से, इन इंजीनियर्स इन साइंटिस्ट की वजह से आज हम एक इतनी ताकत है। बिल्कुल। पॉइंट्स कैसे कहां तक पहुंचे? मैम जीती हैं। नहीं 2-1। अभी और तस्वीर है हमारे पास, हम और भी अभी मुकाबला है। आपको नहीं जीतने देंगे। अगली तस्वीर दिखाएं जी। हफीज। ये तो बुक्स में देते हैं ना हमारे। नहीं वो सूफी तबस्सुम। नहीं करीब है तरीन। गेस करें, तुक्के लगाएं। नहीं, हमारी सारी बुक्स में करें। यार ये रूमी टोपी वाले मुझे याद हैं लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। उर्दू की किताब में थी ना इनकी तस्वीर। जी, किताब में थी। मरवत साहब सोच रहे हैं, मेरे ख्याल है कुछ अहमद अली तबस्सुम। अहमद अली मरवत साहब को आप बताएं फिर नाम। मरवत साहब नहीं एक इशारा दें। इशारा दे। मुताला पाकिस्तान में क्या है जी? मुताला पाकिस्तान में क्या है? मुताला पाकिस्तान में इनका चौधरी मोहम्मद अली रहमत अली, झंडा बनाने में किरदार। रहमत अली, चौधरी रहमत अली। आपने वैसे क्लू से पहले ही पहचान जी चौधरी रहमत अली। तो क्लियर विनर हमारे पास इस गेम की डेफिनेट मोमिना वहीद साहिबा। आगे बढ़ने से पहले कोई गाना सुन लें एक और। हाँ बिल्कुल, चले एक और हमें कोई गाना सुनाएं जी, और जरा माहौल को खुशगवार बनाएं। ख्यालों में लाखों बात यूं जो कह गया, बोला कुछ ना तेरे सामने, ओ जाने तेरी आंखें
बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं। ऐसे हैं हमको गिले तुमसे, न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाएं। तू जाने ना, तू जाने ना। वाह 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 वाह, समा बांध देते हैं एकदम हाँ, से, है ना? इनकी आवाज़ ही इतनी सॉफ्ट आवाज़ है। टू गुड। तो जी हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम अपने अपने इख्तिताम की तरफ, ये शो के अपने इख्तिताम की हम बिल्कुल अभी अपने इख्तिताम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत है मैं हमारी। एक सवाल शफी से पूछना चाहूँगी। शफी, बाकी भी दीगर सियासी जमातें हैं, वाई PTI? देखिए, शुरू से ही हमने PTI मतलब ISF के दौर से, फिर मेरे वाले साहब जो थे वो डिवीज़नल पहले प्रेसिडेंट थे तहरीक इंसाफ के। 96 में वो शौकत खानम की कंट्रीब्यूशन थी, इमरान खान साहब के अहम साथी थे खैबर पख्तूनख्वा में। तो मैंने बचपन से ही एक ही जमात देखी है और इमरान खान को एज अ हीरो ही मैंने देखा है। तो अब वो जो डिसीजन मेरे वालिद साहब का था वो बिल्कुल दुरुस्त था, और आपने देख लिया कि आज 90% लोगों का लीडर इमरान खान है, और इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है इस मुल्क की। अच्छा मरवा साहब, आप लॉयर भी हैं, अगर आपको वकालत और सियासत में से कुछ चीज़ एक चूज़ करनी पड़े तो वो क्या होगी? वकालत। वकालत। और अगर आपको सुहेल आफरीदी और शफी जान का ऑप्शन दिया जाए तो दोनों में से कौन? शफी जान। सामने बैठे होने की वजह से या आंखें बंद करके शफी जान। अच्छा, हाँ। ये तो आपके लिए। नहीं, मैं दोनों को जानता हूँ ना। अच्छा, आगे बस इतना ही है। चलिए अब अपने शो के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, और अपने तमाम मेहमानों से ईद के दिन के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई मैसेज। मोमना वहीद साहिबा, पहले पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि पुरअमन रहें। जंग के दिन हैं, आज हम खुशियाँ मना रहे हैं ईद की, लेकिन उसके बावजूद हालात हमारे बॉर्डर्स पे अच्छे नहीं हैं, दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तानी बनकर रहें, बजाय इसके कि इस जमात को उस जमात को, ये जो अनारकी है इससे गुरेज करें। वक्ती तौर पर अपने सारे सियासी नज़रियात को एक तरफ रख कर पाकिस्तानी बन जाएं और पाकिस्तानी होने का सबूत दें। ये वक्त पूरी दुनिया पर एक मुश्किल वक्त है, तो इस मुश्किल वक्त में हम सबका मुत्तहिद रहना बहुत ज़रूरी है, और सबको, पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ पर उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू बोलने वाले, उर्दू समझने वाले लोग हैं जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक हो गया। मरवत साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे ईद के मौके से? ईद के मौके वैसे आपको वो वाकया भी रह गया जो आपने सुना था। पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि खुशी के मौके पे उन मजलूमों को न भूलना चाहिए, उन शहादा को नहीं भूलना चाहिए, और उन तमाम लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो दहशतगर्दी के आग से गुजर रहे हैं। हमें इस मुल्क को, इस धरती को, इस वतन को दहशतगर्दी से पाक करना है, इसका तहिया करना है और इसके लिए अमली किरदार अदा करना है। बहुत खूबसूरत। और एक नेशनल यूनिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बड़े टेस्टिंग टाइम्स हैं हमारे लिए। शफी जान साहब, योर मैसेज फॉर ईद? एक ही बात कहूँगा कि जितना पोटेंशियल पाकिस्तान में है, मतलब हर एक, आप कोई भी चीज़ आप उठा लें, आप सहाफ़त उठा लें, सियासत उठा लें, स्पोर्ट्स उठा लें, एक नेचुरल एक जो कौम होती है, पाकिस्तान जैसी कौम कहीं नहीं है। तो जैसे मरवत साहब ने बात की है दहशतगर्दी की, इतने साल दहशतगर्दी का मुकाबला करने के बाद भी हमारे हौसले आज भी बुलंद है और मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आसमा इकबाल साहिबा। मेरा मैसेज भी सभी की तरह, क्योंकि बॉर्डर्स पर हालात कशीदा हैं, ख़त्ते में भी हालात कशीदा हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त अमन जो है वो दाव पर है। बहुत सारी वजूहात हैं उसकी, लेकिन मेरे ख्याल में वजूहात की ऊपर बहस करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों पर गौर करें जिससे अमन जो है ये कायम रह सकता है, बहाल रह सकता है। और एक चीज़ जो हमें बार बार बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन जारी है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो बहुत सारे हमारे अफ़गानी भाई जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे,
हमारा ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो ऑपरेशन जारी है ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये अफ़गानी भाइयों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये वहाँ जो टेररिस्ट मौजूद हैं जो किसी और की प्रॉक्सी बनकर हमारे मुल्क में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, ये ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ है। अफ़गानियों से हमें शुरू से प्यार था, हमें आज भी प्यार है, हमेशा हमारी मोहब्बत उनसे कायम रहेगी। ये सिर्फ हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जितने रीजनल चैलेंजेस हैं, जितने नेशनल चैलेंजेस हैं, एक पूरी वॉर वेस्टर्न बॉर्डर पे चल रही है, ईस्टर्न बॉर्डर पे हालात हमेशा ही कशीदा रहते हैं। तो इस सब के अंदर एक नेशनल कंसेंसस और यूनिटी की भी ज़रूरत है, पॉलिटिकल कंसेंसस की भी ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होने चाहिए और इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि इस धरती पे इंसाफ हो। जो बेगुनाह जेलों में पड़े हैं उनको निकालना चाहिए। पाकिस्तान में घुटन का समय है, इस घुटन के खात्मे की ज़रूरत है। बिल्कुल, वेरी वैलिड पॉइंट। इसी के साथ आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ईद का दिन है, ईद के जो दिन होते हैं इनमें आपने खुशियां तो मनानी है, लेकिन अपने आसपास जो ज़रा आपसे कम प्रिविलेज्ड लोग हैं उनका ख्याल रखना भी ईद की स्पिरिट जो है, दर हकीकत स्पिरिट है ही ये कि खुशियां मनाना भी और खुशियां बांटना भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बार फिर हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मखदूम शाब और ईमान नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।